आज की वीडियो में विल डिस्कस 7 रीजंस व्हाई वी डोंट गेट टू सी वन क्लब लेजेंड्स एनीमोर। ऑल्सो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो कि आपको सोचने में मजबूर करेंगे कि क्या वन क्लब लेजेंड होना और लॉयल होना एक ही बात होती है। लेट्स फाइंड आउट। चलो भाई, तो आज का जो एपिसोड है इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है जो कि बहुत रेलेवेंट है मॉडर्न फुटबॉल में स्पेसिफिकली। एग्जैक्टली हर कोई बंदा, हर कोई इमोशनली अटैच्ड फैन जो है वो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि यार ये वन क्लब प्लेयर्स के जो फेज होते थे पहले, कि मतलब एक बंदा जो है वो बचपन से आया क्लब के लिए खेलने के लिए और फिर अपने पूरे लाइफ टाइम जब तक उसका फुटबॉलिंग करियर था वो उसी क्लब में रहा, वहीं पे रिटायर हुआ, उसी क्लब का लेजेंड बन के गया एकदम। राइट। वैसी स्टोरीज हम लोग को अब क्यों नहीं देखने को मिलती हैं? तो यार इसमें ना मतलब द पर्पस कि हम लोग इसको एक पॉडकास्ट फॉर्मेट में डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक हम लोग चाहे तो इसको एक बहुत वो 5-6 पॉइंट्स डाल के एक इंफॉर्मेटिव सी वीडियो बन सकती है। बट वो मुझे लगता है ना कि यूजुअली इस क्वेश्चन को डिटेल में आंसर नहीं करता, बिकॉज आई जेन्युइनली फील इसके पीछे ना एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल नीड है हर इंसान की, जो कि वो लॉयल्टी को ढूंढ रहा होता है हर जगह पे। एंड ऐसा मतलब फर्स्टली आई वुड आस्क यू, क्यों तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट और हर फैन इतना सोचता है इसके बारे में? मतलब ग्रोइंग अप एज अ फुटबॉल फैन हर कोई एक नए क्लब से अटैच्ड होता है एंड जब भी आपका कोई भी प्लेयर छोड़ के जाता है, स्पेशली जो कि हमने काफ़ी बार इतने मॉडर्न फुटबॉल में देखा है कि भाई हमारा जो प्लेयर है वो राइवल क्लब के लिए खेलने चला जाता है कई बार। उस टाइम पे जो फिर नफरत होती है ना उस प्लेयर से, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। इसमें भी काफ़ी सारे नाम है मेरे पास जो कि काफ़ी फेमस फुटबॉलर्स हैं जिनने चेंज करा है क्लब ऐसे, जो कि राइवल क्लब के लिए खेलने चले गए हैं इन रिसेंट हिस्ट्री ऑल्सो। उसको मैं बाद में लूँगा नाम, बट अभी तुरंत नाम नहीं लूँगा। बट हाँ यार, एक थोड़ा गुस्सा आता है, गंदा लगता है कि मतलब अगर स्पेशली प्लेयर्स लाइक जैसे लुकाकू नाम लेता हूँ मैं, चेल्सी आके बंदे ने क्या कहा कि दिस इज़ माई होम, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, बाद में जाके उसने धोखा दे दिया और चला गया इंटर मिलान। राइट। तो जब ऐसे टाइप के प्लेयर्स होते हैं ना जो एकदम सी एट द एंड ऑफ द डे फैंस जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी गेम के पार्ट का। ठीक है, मतलब जो भी लोग खेलते हैं वो बेसिकली सॉर्ट ऑफ फैंस के लिए खेल होते हैं। ऑब्वियसली आई नो फाइनेंशियल नीड्स भी होती है, बट अगर फैंस नहीं होते, हमने कोविड में देखा था जब फैंस नहीं थे तो एकदम अधूरा सा लग रहा था फुटबॉल। हर फुटबॉल प्लेयर अपने इंस्टाग्राम पे बोला करता था कि आई कांट वेट उस दिन का जब फाइनली फैंस वापस आएंगे। काफी फुटबॉल प्लेयर्स तो ये भी गए थे कि उन्हें मोटिवेशन सॉर्ट ऑफ लूज करने लग गए थे। आई थिंक होता ही है, होता होगा। और ये सिर्फ फुटबॉल की बात नहीं, मतलब लोग क्रिकेट भी कवर करते हैं यहाँ पे, तो आई कैन स्पीक ऑफ इट। विराट कोहली ने कितनी बार कहा है कि जब क्राउड की जैसी एनर्जी होती है ना, उससे मेरी एनर्जी लेवल्स भी राइज कर जाते हैं। जब मैं देखता हूँ ना, इतना एंथुसियाज्म है, इतना इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर है, तो उससे नेचुरली प्लेयर्स का मोटिवेशन बढ़ता ही बढ़ता है कि मुझे इतने बड़े स्टेज पे सबके सामने परफॉर्मेंस करके दिखाना है। तो हाँ, बट मतलब हाँ, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीम इमोशन ये चीज एलिसिट करता है हर इंसान, एलिसिट करता है। आई थिंक कि जब भी हम लोग एक ऐसे डिवोटेड टाइप के हम लोग क्लब के फैंस होते हैं, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क, क्योंकि ये चीज़ सही है भी या नहीं है, क्योंकि हम फैंस के बारे में कई बार अनरीजनेबल भी हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो भी मतलब एक सॉर्ट दिस इज सॉर्ट ऑफ बिजनेस टू देम। इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ खेलने के लिए खेल रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल पैसा नहीं आएगा तो वो खेलेंगे नहीं उस चीज़ को। बट हाँ, क्या ये रीजनेबल है भी हमारे लिए एज फैंस एक्सपेक्ट करना कि जो हम लोग इमोशन रखते हैं अपने क्लब के लिए, क्या वो प्लेयर भी रखे? मतलब यहीं पे ये मैं पहला सेगमेंट वीडियो का ये रखना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग पर्टिकुलर रीजंस भी आइडेंटिफाई करेंगे 6-7 कि ऐसा क्यों होता है। बट उससे पहले ना, क्यों है ये ज़रूरत, वाई दिस इमोशन इन द फर्स्ट प्लेस, वो मेरे ख्याल से एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं 3 पॉइंट्स में एड्रेस करूंगा, एसेंशियली 3 पर्सपेक्टिव से एड्रेस करना चाहता हूँ। और इसमें ना मतलब इस सेगमेंट का पॉइंट ये है कि हम लोग हर जो भी हमारे लिसनर्स हैं, हर किसी के दिमाग में एक थॉट प्रोवोकिंग एक चीज़ लेके आए, एक इमोशन लेके आए, वो सोचे इस चीज़ के बारे में कि अच्छा अब मैं इस पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ, इज दिस थिंग स्टिल वैलिड नाउ? क्योंकि अभी तक क्या होता है कि सबके दिमाग में कुछ परसेप्शंस होते हैं, बट उन परसेप्शन को क्वेश्चन करने के लिए ये सेगमेंट मैंने बनाया। राइट। एंड यहाँ पे देखो मैं 3 पर्सपेक्टिव्स दूंगा। पहला पर्सपेक्टिव होगा क्लब का, ऑफ कोर्स, और क्लब का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई थिंक लाइक नॉट जस्ट इन मॉडर्न फुटबॉल, ये हमेशा से ये बात थी, बट इवन मोर सो सिंस द पैंडेमिक, उसके बाद से तो ये और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मेरे अकॉर्डिंगली, एंड आई थिंक एवरीबडी विल एग्री, क्लब्स के लिए एक बिजनेस है। क्लब्स को एक एज अ बिजनेस अपने आप को ट्रीट करते हैं, और हर बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं। एक क्लब जो कि एक बिजनेस है तो उसको एसेट्स खरीदने पड़ेंगे ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर पाए, और उसकी मतलब जितनी भी फंक्शनैलिटी है, जिस लेवल पे वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, सबके लिए एक हाई परफॉर्मिंग एसेट होना बहुत ज़रूरी है।
फुटबॉल इन टर्म्स में वो हाई परफॉर्मिंग एसेट हुआ प्लेयर आपका। अगर प्लेयर अच्छा खेलेंगे तो आप ट्रॉफीज जीतेंगे, तो आपके फैंस बढ़ेंगे, तो आपका पैसे ज्यादा आएगा, एंगेजमेंट ज्यादा होगा, स्पॉन्सर्स बेटर रहेंगे, वो साइकिल रन करते रहती है। तो यहाँ पे आप हर एक प्लेयर को प्राइमरीली एज एन एसेट देखते हो, नॉट एज अ ह्यूमन इन माय ओपिनियन। आप वो ह्यूमन इमोशंस अटैच कर सकते हो, बट आपको बिजनेस में कई बार इमोशनलेस होना पड़ता है। एंड आई थिंक प्लेयर्स को एज एन एसेट ही परचेज किया जाता है जब उन्हें लगता है कि वो हाई परफॉर्मिंग है, और एज सून एज वो बुढ़े हो जाते हैं या फिर वो इंजर्ड हो जाते हैं, या थोड़े बेसिकली बहुत हार्श टर्म से बोलूँ तो कोई एसेट जब यूजलेस हो जाता है, जब वो लायबिलिटी में बनना शुरू हो जाता है, तब उसको बेच दिया जाता है। तो क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखो, ये वन क्लब अफेयर्स जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लब का भी बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। अगर क्लब ही नहीं चाहता, प्लेयर ने तो कह दिया कि भाई मैं चाहता हूँ रुकना पड़ेगा, क्लब ही नहीं चाहता, तो फिर तुम कैसे उसको वन क्लब मैन बना पाओगे? तो ये मैं जो पहला पर्सपेक्टिव था ये था क्लब का। आई थिंक ये एक बिजनेस है एट द एंड ऑफ द डे, और उसको बिजनेस के तरीके ट्रीट करते हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? वेल आई थिंक फेयर पॉइंट है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करते हुए कहूँगा कि विच जस्ट अल्टीमेटली प्रूव्स कि एक्चुअली में यही केस है, दैट इज कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ गेम्स जो आजकल हम देख रहे हैं हर स्पोर्ट में, किसी को प्लेयर की कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई प्लेयर का क्या हाल है। इस टाइम पे सबको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि तुम्हारी वजह से हमारे पास पैसा आएगा एंड तुम इसी काम के लिए हो अल्टीमेटली। इवन आई स्टिल रिमेंबर अभी रोनाल्डो का जो इंटरव्यू था पियर्स मॉर्गन के साथ, उसमें वो कह रहा था कि जॉर्जिना जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, वो ही उससे ये कह रही थी कि दीज गाइज ट्रीट यू लाइक रोबोट्स, ऐसे कुछ करके उसने कहा था। और उसने ये कहा था कि विच इज़ एक्चुअली ट्रू, कि कई बार हमारे इमोशंस और हमारी जो भी हमारी फिजिकल नीड्स हैं, जो भी हमें रेस्ट देना पड़ता है, उस सबको कोई ध्यान देता ही नहीं है कोई भी क्लब। इस टाइम पे बस ये है कि तुम्हें ये मैच खेलना, ये मैच खेलना, ये मैच खेलना, चाहे कल हो परसों या 3 दिन लगातार हो, तब भी खेलना पड़ेगा। तो दैट जस्ट प्रूव्स योर पॉइंट ऑल्सो कि ये क्लब की तरफ से तो इट्स जस्ट दैट कि प्लेयर जो है वो एसेट्स ही हैं, उससे बढ़ के और कुछ नहीं है। तो इस जो पहला पॉइंट था, इसका पर्पस ये है कि अब आप सारे लिसनर्स जो हमारे हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो ये बात सोचें कि यार इसमें सिर्फ प्लेयर की गलती नहीं है, या फिर सिर्फ प्लेयर के हाथ में नहीं है ये चीज़, क्लब के हाथ में भी है। और क्या ये क्लब जिससे कि आप इतना अटैच होते हैं, क्या ये जेन्युइनली फैंस का पर्सपेक्टिव उस लेवल पे लेके चलते हैं? इन माय ओपिनियन वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो तो वो तभी तक चलेगी जब तक आपके पास पैसे हैं, और जहाँ पे बात पैसों की आ जाती है, आपको थोड़ा सा इमोशनलेस होना ही पड़ेगा डिसीजंस पे। राइट। सेकंड पॉइंट जो है, पहले हमने क्लब के पर्सपेक्टिव से बात करी, अब मैं प्लेयर के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। ओके। मेरे ओपिनियन में, एंड इसके ऊपर भी हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग लॉयल टू अ क्लब, ये जो है ना बहुत ज्यादा पर्सनल और एक बहुत अटैचमेंट वाला डिबेट हो जाता है फॉर द फैंस। ये इतना पर्सनल टॉपिक प्लेयर्स के लिए नहीं है। ओके। प्लेयर्स भी एट द एंड ऑफ द डे दिस इज देयर जॉब, वो इसको एज अ जॉब ही ट्रीट करते हैं। राइट। अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ सही नहीं है, या फिर कुछ चीज़ जो उन्हें प्रॉमिस करी गई है उस पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो वो छोड़ देंगे उस चीज़ को। एंड इसके ऊपर तीन चार ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं चाहूँगा कि सब लोग सोचें इसके ऊपर। और अगर आप खुद के ऊपर ये बात लेके देखेंगे, खुद को और अपनी जॉब के ऊपर, तो शायद आप इस बात को समझ पाएंगे एक पैरेलल ड्रॉ करने के लिए। जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जो लोग भी जो भी वर्किंग क्लास से आते हैं, जो लोग भी किसी जॉब में काम कर रहे हैं, या फिर इवन अगर स्टार्टअप में भी कुछ काम कर रहे हो, तो पॉसिबली दे कुड अंडरस्टैंड दिस इन मोर डेप्थ। बट कोई अगर कॉलेज में है तो वो इंटर्नशिप्स के थ्रू अपना समझ सकता है ये बात। मैं ये कहूँगा, पहला क्वेश्चन है कि यार अगर आपने किसी कंपनी को ज्वाइन करा है वहाँ पे काम करने के लिए, आपको बाद में ज्वाइन करने का पता चलता है कि आपका एम्प्लॉयर जो है, जो आपका एम्प्लॉयर भी क्या मतलब, मैं कह रहा हूँ आपका जो डायरेक्ट ऊपर मैनेजर जो है, अगर वही अच्छा नहीं है तो क्या? अगर वो आपके लिए जो है आपको तो ओवर बर्डन कर दे रहा है, आपकी नीड्स नहीं समझ पा रहा है, आप क्या बताना चाह रहे हो वो नहीं समझ रहा, आपको टॉर्चर कर रहा है, तो क्या आप उस जॉब में रहोगे? राइट। आपकी ड्रीम जॉब है कि मुझे अच्छा इस की कंपनी के लिए फॉर एग्जांपल काम करना है, बट बाय चांस आपका जो मैनेजर है वो ऐसा है कि भाई वो ही इज नॉट ट्रीटिंग यू राइट, आपको फिजिकली इमोशनली जितना भी ट्रॉमा आ रहा है वो आ रहा है, तो क्या आप उस जॉब में रहोगे डिस्पाइट योर लव फॉर? आई थिंक यू विल नॉट स्टे देयर, यू विल ट्राई टू मूव ऑन। सेकेंडली भाई, क्या आपकी वर्क कंडीशंस ही अच्छी ना हो? अगर वर्क कंडीशंस टॉक्सिक हो तब आप क्या करोगे? आपका बॉस अच्छा है, आपके जितने भी टीम वाले हैं वो अच्छे हैं, बट जो आपका पॉसिबली जो सबसे टॉप टियर का जो बॉस होगा, आपका जो इमीडिएट बॉस ना हो, जो उसके ऊपर का ऊपर हो, और जितने भी आपके डिपार्टमेंट में बाकी टीम्स हो, वो शायद आपके साथ अच्छे से काम ना करें, कोऑर्डिनली आपके साथ कोऑर्डिनेट ना करें चीज़ें, आपके ऊपर जो है आपके और आपकी टीम के ऊपर फालतू में और बर्डन डालें, बैक बिचिंग करें आप लोगों की, तो आप क्या करोगे उस चीज़ में? तो भी तो आपका जो है एनवायरनमेंट टॉक्सिक ही हो रहा है ना, तब भी क्या आप इस जॉब में कंटिन्यू करेंगे? पॉसिबली नॉट। लास्टली भाई, व्हाट इफ योर कंपनी डज नॉट डिलीवर ऑन द प्रोमिसेस दे मेड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट? मैंने आपसे कुछ कहा कि अच्छा, और
का मैं बहुत हाइपोथेटिकली नाम ले रहा हूँ, वेल नोन कंपनी है बाय द वे, इसलिए। तो फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी ने कहा कि यार देखो, हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि इतने से इतने घंटे काम होना है, इतना आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसके आगे पीछे मतलब जो भी होगा वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाहर आता है बेसिकली, अभी आपको ग्रूम किया जाएगा। बट उसके बाद वो क्या करते हैं कि आपको सारा चीज़ें पहले ही दे देते हैं, आपको ट्रेन नहीं करा अच्छे से और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, फिर आप हैंडल नहीं कर पाए तो आपको उसी के लिए गाली दी जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या आप रहोगे उस जॉब में? आई डोंट थिंक कोई रहेगा, राइट। तो प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर तुम सोचो ये तीनों क्वेश्चंस लेकर, अगर प्लेयर जो है किसी क्लब में खेलने के लिए जा रहा है जिसका उसका सपना था खेलने का, मान लो बचपन से किसी का बार्सिलोना से खेलने का सपना है, वहां पे जो मैनेजर है वहां पे वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा उसको, राइट, ठीक है, वो उसको खिला ही नहीं रहा, स्टार्टिंग लेवल में लेके ही नहीं आ रहा, तो क्या वहां पे रुकेगा या अपने करियर का सोचेगा? सेकंड क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि अगर टॉक्सिक कंडीशंस हो, क्या पता मैनेजर अच्छा हो लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो अच्छा नहीं है वहां पे, जैसे बार्सिलोना की बात हुई थी, वो कंडीशंस ही ऐसी टॉक्सिक कर दे रहा है कि एनवायरनमेंट ही इतना नेगेटिव हो चुका है। PSG का तुम ले लो एग्जांपल, कितने टॉक्सिक कंडीशंस है वहां पर, तो कोई रुकना चाहेगा? आई डोंट थिंक रुकना चाहेगा। लास्टली मैनेजर ने जो प्रोमिस करे, फॉर एग्जाम्पल अभी कुंडे की हमने बात कही थी, कुंडे को अपेरेंटली प्रॉमिस किया गया था कि सिर्फ एक सीजन के बाद ही वो सेंटर बैक खेलेगा। अगर मान लो चावी वो चीज नहीं करता, चावी कहता कि नहीं भाई अब तो 5 साल और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, 5 साल राइट बैक भी खेलेगा, तो क्या कुंडे रुकता? तो सिमिलरली अगर आप इन क्वेश्चंस को फुटबॉलिंग टर्म्स से पैरेलल ड्रॉ करके देखें तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये उनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। ऑफकोर्स उनका पैशन भी है बट उन्हें जिंदा भी रहना है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को सस्टेन करना होता है, वैसे एक प्लेयर को भी अपनी जिंदगी और अपनी फैमिली को सस्टेन करना होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सस्टेनिंग, वो होता है ना कि एक कुछ पर्सनल एम्बिशन भी होता है प्लेयर्स के, जिसके मतलब कभी कभी ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज आई वुड से, क्योंकि जो भी हम लोग टॉक्सिक कंडीशंस वाला देखते हैं, आई थिंक एक बहुत स्पेसिफिक क्लब्स हैं इस चीज़ के लिए जो कि एसोसिएटेड है इस चीज़ से। इन जनरल जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो बेसिकली सारे क्लब्स का ऑलमोस्ट सेम होता है। बट ये जो चीज़ है, कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल एम्बिशन जो होता है प्लेयर्स का, वो क्लब के एम्बिशन के साथ जो है वो सूट नहीं करता उस टाइम पे। इसमें ना क्लब की कुछ ज़्यादा गलती है ना प्लेयर्स की कुछ ज़्यादा गलती है, इट्स ऑल जस्ट अबाउट टाइमिंग। उस टाइम में वो प्लेयर उस क्लब में फिट नहीं हो पाया, इसलिए वो चीज़ नहीं बैठ पाई, जनरल थोड़ा अनसक्सेसफुल रहा वो चीज़। उन सब रीज़न से, जो भी रीज़न तुमने स्टेट करे, इन सब रीज़न से अगर कोई भी प्लेयर छोड़ के जाता है किसी भी क्लब को, आई डोंट थिंक वी कैन ब्लेम हिम, कुछ भी करके ब्लेम नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों में तो थोड़ी क्लब की आई वुड से ही गलती होती है। मतलब मैं गलती भी क्या, मैं तो कहूँगा कई बार चीज़ें मैच ही नहीं करती सही टाइम पर, राइट। मतलब माय पॉइंट इज, इस सेगमेंट का पॉइंट ये है कि देयर आर टू मेनी फैक्टर्स दैट कम इनटू प्ले टू डिटरमिन कि कोई बंदा एक वन क्लब लेजेंड बन के रह सकता है कि नहीं रह सकता, राइट। और इसी में जो मेरा थर्ड एंड लास्ट पॉइंट होगा सेगमेंट का, वो है फैंस के पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पे पर्सपेक्टिव से मेरा मतलब ये है कि मैं कुछ सिचुएशंस दूंगा आप लोगों को, 4 सिचुएशंस प्राइमरीली, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसके ऊपर सोच के एट दिस पॉइंट आप चाहो तो कमेंट करके बताना, क्योंकि इस पॉइंट से ना हम लोग बिफोर स्टार्टिंग टू डिबेट कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि वन क्लब लेजेंड्स क्यों नहीं होते, मेरे ख्याल से ना हमें ये चीज़ डिफाइन करनी बहुत ज़रूरी है कि वन क्लब लेजेंड के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, लॉयल्टी के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए फुटबॉल में। वो मुझे लगता है एक बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट है जो कि सब लोगों ने बस सुना हुआ है तो बस बोल देते हैं, बट कोई एक एसेंशियली डिफाइन नहीं कर सकता उस चीज़ को, बहुत कंसाइसली डिफाइन नहीं कर सकता। और मैं 4 सिचुएशन ऐसी दूंगा जहाँ पे आपको मतलब थोड़ा सा सोचने पे आपको मजबूर करूंगा कि अब आप इसमें लॉयल्टी को कैसे डिफाइन कर सकते हो। पहले सिचुएशन ये है, एक बहुत ही अल्ट्रा टैलेंटेड लेवल का प्लेयर जो कि बॉर्न होता है आज के डेट में आउटसाइड यूरोप, सपोज वो एशिया में बॉर्न होता है या फिर वो अमेरिका में बॉर्न होता है, राइट। मान लो वो अपना सऊदी प्रो लीग तो चलो फिर भी फेमस हो गया, कोई और लीग ले लो, और मान लो कि वहाँ पे वो MLS में खेल रहा है अमेरिका में। ये बंदा जो कि अगला मेसी और रोनाल्डो बन सकता है उस लेवल का प्लेयर है, बट वो बॉर्न हुआ है आउटसाइड यूरोप, तो नेचुरली वहाँ पे वो बड़ा हुआ है अपनी फैमिली के साथ, उसको किसी क्लब ने वहाँ पे स्काउट करा, उसको वहाँ पे खेलने का चांस मिला, राइट। तो उसने वहाँ से खेला, फिर उसको रियलाइज हुआ कि भाई मैं यहाँ पे, दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्टेपिंग स्टोन बहुत अच्छा है, बट विद इन 1 or 2 years एंड दिस इज, एंड ये जो 1-2 साल है, मतलब जब व्हेन ही 16-17 प्रॉब्ली 20 से होने से पहले उसने 1-2 साल उस क्लब से खेल लिया, एंड ही हैज रियलाइज कि अगर मुझे उस लेवल का प्लेयर आना है, उस लेवल का लेजेंड बनना है, तो मुझे यूरोप में टॉप 5 लीग से मूव करना पड़ेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसने जो है अपना स्पोर्टिंग लिस्बन से खेलना शुरू किया था, फिर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड चला जाता है बिफोर ही टर्न 20, बिकॉज उसको पता था कि अगर मुझे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनना है तो मुझे ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म पर जाके अपने को प्रूफ करना होगा, राइट। क्या आप यहाँ पर रोनाल्डो की लॉयल्टी क्वेश्चन करेंगे इस बात के लिए?
क्योंकि डज ही हैव अ चॉइस? अगर वो बेस्ट प्लेटफॉर्म वाले एरिया में बॉर्न ही नहीं हुआ, आई थिंक मेसी इस मामले में थोड़ा सा लकी था कि उसने अपना फर्स्ट टीम डेब्यू जो था वो उसने करा ही बार्सिलोना के साथ था। हाँ, एंड ये प्रिविलेज हर किसी को नहीं मिलता है। आई थिंक बहुत ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जिनको ये चीज़ का मौका मिलता है कि वो स्टार्टिंग से ही टॉप टियर क्लब में है। राइट। बट फॉर गाय लाइक रोनाल्डो, जिन लोग के पास ये प्रिविलेज नहीं होता, जिनको आउटसाइड यूरोप स्टार्ट करना पड़ा, अगर वो अपना करियर बनाने के लिए यूरोप में जाते हैं तो नेचुरली उन्हें क्लब स्विच करना पड़ेगा। दे कैन नो लॉन्गर बी वन क्लब। एंड आउटसाइड यूरोप हम लोग लिटरली नॉट आउटसाइड यूरोप हम लोग कह रहे हैं, बट बेसिकली टॉप 5 लीग्स के बाहर जो वो भी कह सकते हो। राइट। तो क्या मतलब वो अब मजबूर नहीं होगा ये करने के लिए? तो क्या तुम इसमें उसकी लॉयल्टी क्वेश्चन करोगे? पहला पर्सपेक्टिव ये हो गया। ओके। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि भाई जैसे कि मैं इनिएस्टा का एग्जांपल लूंगा, एक बंदा जो कि स्टार्टिंग से बार्सिलोना के लिए खेल रहा है, बट उसे क्या रियलाइज होता है कि मुझे 2-3-4 साल और फुटबॉल खेलना है, बट आई एम नो लॉन्गर एन एसेट टू माई क्लब। मैं इतना लॉयल हूँ अपने क्लब को लेके कि मैं उनके लिए एक बर्डन नहीं बनना चाहता। मेरी वजह से अगर मैं लाइबिलिटी बन गया तो मेरा क्लब इफेक्ट हो जाएगा। राइट। इसलिए मैं टॉप टियर फुटबॉल को गुड बाय कह देता हूँ और अब मैं जापान जाके खेलूंगा, जो कि मतलब आई थिंक रिलेटिवली इररिलेवेंट लीग है एज अपोज टू द टॉप 5 लीग्स। तो ही इज नॉट अ वन क्लब लेजेंड, बट क्या आप उसकी लॉयल्टी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे कि वो वन क्लब लेजेंड नहीं है? उल्टा इनफैक्ट आई वुड से कि उसकी लॉयल्टी तो इस बात से दिखती है कि उसने इतना अनसेल्फिश होके अपने आप को हटा लिया वहां से। तो आप यहाँ पे लॉयल्टी कैसे डिफाइन करोगे? थर्ड पॉइंट ये आता है विच इन माई ओपिनियन इज, मतलब ये दोनों केस मैं मेसी से जोड़ के दूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक ऐसा बंदा वंस अगेन मेसी जो कि बचपन से बार्सिलोना से खेला है, ऑलवेज सेट कि मुझे बार्सिलोना में ही रहना है। इन 2020 उसने ब्यूरो फैक्ट्स निकाल के कहा कि अब मैं इस क्लब से जो एक्सपेक्ट करता था वो खुशी नहीं मिल रही है, एंड दे आर नॉट ट्रीटिंग अस राइट। और वो कहता है मेरे को जाना है, बट क्लब ने उसको बांध के रखा हुआ था, विच इज वाई अगर मान लो वो PSG वाला मूव नहीं होता आगे जाके और मान लो वहीं पे रिटायर हुआ होता, सपोज मेसी रिटायर्ड एट द एज ऑफ 40 एट बार्सिलोना, तब क्या उसको आप लॉयल कहते हैं? क्योंकि 2020 में उसके दिमाग में तो वो इंटेंशन नहीं था ना, उसके दिमाग में तो वो लॉयल्टी नहीं थी ना, उसके दिल में तो इंटेंशन था छोड़ने का क्लब, पर लाइक हिस्ट्री में उसको कहा जाएगा वन क्लब लेजेंड। राइट। तो अब इसमें आप कैसे लॉयल्टी डिफाइन करोगे? और लास्टली मान लो कि वो 2020 का सीन नहीं हुआ होता और मेसी को हमेशा से ही बार्सिलोना में ही रहना था, बट उसे 2021 में बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मतलब इररिस्पॉन्सिबल मूव्स बाय बार्सिलोना उसको छोड़ना पड़ता है। वो चाहता तो रहना था, वन क्लब लेजेंड बनना चाहता था, बट उसको छोड़ना पड़ा, विच इज वाई हिस्ट्री में उसको वन क्लब लेजेंड नहीं माना जाएगा, बट दिल से तो वो वन क्लब लेजेंड ही था। अब आप यहाँ पे कैसे लॉयल्टी डिफाइन करेंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीस फोर पर्सपेक्टिव्स? मतलब आई थिंक सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव था रोनाल्डो का लेके, उसको आई वुड से कि जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जिनका डिफाइंड होता है कि मेरा ड्रीम क्लब कौन सा है। इवन एट यूनाइटेड जब वो था, स्पोर्टिंग से तो चलो मैं समझता हूँ कि अगर आपको किसी भी टॉप लीग में आना है रेलेवेंट रहने के लिए तो आपको एक बड़े क्लब में आना ही पड़ेगा। सो फ्रॉम स्पोर्टिंग टू अगर हम लोग यूनाइटेड की बात करें, आई थिंक उसमें ना स्पोर्टिंग ने कुछ ऐसा फील करा कि इसने कुछ धोखाधड़ी की है हमारे साथ, और यूनाइटेड तो चलो उसको तो मिल गया था वो प्लेयर। व्हेन रोनाल्डो अल्टीमेटली लेफ्ट फॉर रियल मैड्रिड, जब यूनाइटेड छोड़ के गया, सर एलेक्स फर्गसन, सारे यूनाइटेड फैंस, सबको ये चीज़ पता था कि रोनाल्डो का जो अल्टीमेट ड्रीम क्लब है वो रियल मैड्रिड है। आई थिंक वो भी चीज़ सही है कि अगर आपने यूनाइटेड छोड़ी, आप अपने ड्रीम क्लब के लिए चले गए रियल मैड्रिड में। उससे पहले वो जा ही नहीं सकता था क्योंकि उस चीज़ के लिए रेडी नहीं था वो। जब वो फाइनली रेडी हुआ तब जाके वो काइंड ऑफ एम्बापे का जो सीन था, ऑल्दो एम्बापे ने तो काफ़ी खींच दिया। एम्बापे और लॉयल्टी तो सेम उसमें आ ही नहीं सकता भाई, तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे। बट हाँ, अगर रियल मैड्रिड में रहता है वो, उसके बाद वो जितने भी टाइम तक रहता है, 9 साल रहता है, उसके बाद ही अल्टीमेटली मूव्स टू यूवेंटस। मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम लोग लॉयल्टी की बात करते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डायरेक्टली मूविंग टू अ क्लब जो कि आपके सेम ट्रॉफी के लिए, नॉट इवन सेम ट्रॉफी आई वुड से, मतलब जो कि आपका एक काइंड ऑफ राइवल होने वाला है। राइवल नॉट इन सेंस कि आपका एक प्रॉपर एनिमी जैसे बार्सिलोना जैसा क्लब होने वाला है, बट जो कि एक यूरोपियन ट्रॉफी के लिए एक मेजर कंटेंडर होने वाला है यूवेंटस जाके। अगर वहाँ पे जाता है, ऑल्दो जो उसके रीजंस थे, आई स्टिल काइंड ऑफ डिफेंड हिम, जो जिस रीजन से वो गया, वहाँ पे भी क्लब की गलती थी, जैसे हमने पहले डिस्कस करी, क्लब की भी गलती होती है समटाइम्स। बट द रीजन वाई ही वोंट बी एवर कंसिडर्ड अ वन क्लब लेजेंड इज बिकॉज कि वो जो भी रीजन से गया बट यूवेंटस चला गया। जो सेकंड था इनिएस्टा का, वहाँ पे वो बार्सिलोना छोड़ के गया बट वो गया जापान में। अब फ्रैंकली स्पीकिंग जापान इज रिटायरमेंट लीग जो है वो बेसिकली, वहाँ पे जो जाते हैं वहाँ पे आई थिंक पैसे के लिए जाते हैं और बस बेसिकली एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे आई वुड स्टिल से कि इनिएस्टा को, इन माई आइज, आई थिंक ही इज़ अ वन क्लब लेजेंड, क्योंकि उसने जब मेजोरिटी ऑफ द करियर था वो वहाँ पे फेस करा, वहाँ पे खेला, एंड जब फाइनली वो जापान गया तो वो जीतने के पर्पज से नहीं गया, वो गया कि चलो मेरे को, मतलब क्योंकि अगर हम लोग देखें यूवेंटस और रियल मैड्रिड का अगर आगे जाके मैच होता
तो उतने ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन से रोनाल्डो खेलता कि मेरे को इनको हराना और मेरे को ट्रॉफी जीतनी है, ये चीज़ उसके दिमाग में होती। इनिएस्टा जापान गया, वो था कि अब मैं सब चीज़ों से दूर जा रहा हूँ, जैसे सॉर्ट ऑफ मेसी जब मायामी चला गया, मुझे इन सब जगहों में रहना नहीं है, मैं एन्जॉयमेंट के लिए जा रहा हूँ। आई थिंक वो चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, एंड वहाँ पे आई वुड स्टिल कंसिडर हिम अ वन क्लब लेजेंड। थर्ड जो पॉइंट था, थर्ड पॉइंट कौन सा था? कि मेसी 2020 में जाना चाहता था, 20 में जाना चाहता था, राइट। आई थिंक कि उस टाइम पे स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें तो शायद लोगों के मन में ये चीज़ होती है कि ये बंदा जाना चाहता था। जैसे फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, डेहिया जो है वो एक टाइम पे यूनाइटेड छोड़ के रियल मैड्रिड जाने वाला था, और उसने कुछ फैक्स मशीन में कुछ ऐसे डाल दिया था अपना जो भी रियल मैड्रिड के लिए देना था, बट उसकी फैक्स मशीन रियल मैड्रिड की उस दिन खराब थी, शायद कुछ लास्ट के कुछ घंटे की बात थी, एंड वो फैक्स पहुंच नहीं पाया, इसलिए वो ट्रांसफर हो नहीं पाया, बट ही वांटेड टू मूव टू रियल मैड्रिड। उसके बाद ही डिसाइडेड टू स्टे एट यूनाइटेड, एंड आगे जाके वो लेजेंड बनता है क्लब का, उसी कैटेगरी में फॉल होता है। आई थिंक उस स्पेसिफिकली उस टाइम की बात करें तो लोगों का मन शायद होगा कि इसका उस टाइम पे तो मन करा था, बट आई थिंक इस टाइम पे ऐसा बहुत ही रेयर होगा। आई थिंक शायद प्रॉब्ली 0.0001% चांस होगा किसी प्लेयर में कि वो थ्रू आउट हिज लाइफ एक क्लब में खेला, उसके एक बार भी दिमाग में नहीं आया कि मेरे को किसी और क्लब में मूव करना है। मतलब डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट पॉइंट नंबर 4? पॉइंट नंबर 4 क्या था? कि मेसी 2021 में उसको जाना पड़ा डिस्पाइट वांटिंग टू स्टे देयर। आई थिंक इसमें वो पॉइंट आती है कि जो लोग उस एरा में जिए हैं सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि अगर हम लोग ऑन पेपर देखें ऑब्वियसली इज नॉट अ वन क्लब लेजेंड, बट अगर हम लोग मायामी जाने के बाद भी उसकी स्टेटमेंट सुने, हमेशा स्टेटमेंट ये है कि मेरा जाने का मन नहीं था वहाँ पे, जो सर्कमस्टांसेस थी उसकी वजह से मेरे को जाना पड़ा। नाउ आई नो कि प्रॉब्ली आगे 10 साल बाद 20 साल बाद जाके कोई इस चीज़ को याद करने नहीं वाला, और सब ये रखेंगे कि बारसो में था, PSG चला गया, फिर मायामी चला गया, ही इज़ नॉट अ वन क्लब लेजेंड। बट क्या अगर हम लोग उस पीछे का कॉन्टेक्स्ट देखें तो वो सही होगा उस मोमेंट में? एग्जैक्टली, यानी यहाँ पे तुमने एक बहुत सही बात कही, और यही मेरा पर्पस था तुमसे पूछने का कि तुम ये रिस्पॉन्सेज दो, बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ एंटिसिपेटिंग दिस, और इसी से मैं इस सेगमेंट का कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता हूँ। जो तुमने अभी मेसी के लिए कहा कि ऑल्दो उसने छोड़ा, बट तुम उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट देखो, राइट, फिर तुम क्या कहोगे कि वो वन क्लब लेजेंड नहीं है। उसके बाद जो तुमने इनिएस्टा के लिए कहा था उससे पहले कि हाँ भाई वो ऑल्दो ऑन पेपर वन क्लब लेजेंड नहीं है, बट मैं उसको एंटिसिपेट क्या मतलब मैं परसीव उसको इसी तरीके से करता हूँ, क्योंकि वो गया भी तो जापान ही गया। राइट, दिस इज द प्रॉब्लम एज फैंस, एंड आई एम श्योर कि जितने भी लोग हमें सुन रहे होंगे वो तुमसे अग्री करेंगे, बट मेरे ओपिनियन में यही चीज प्रॉब्लम है। एंड दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व राइट नाउ, जिससे पहले कि हम लोग सेकंड सेगमेंट में जाएं, विच इज द नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन लॉयल्टी एंड बीइंग अ वन क्लब लेजेंड। आई थिंक तुमने भी अनकॉन्शियसली ये सोचा होगा कि मैं एक प्लेयर को लॉयल मानता हूँ इसलिए वो वन क्लब लेजेंड है, अनकॉन्शियसली सोचा होगा। राइट, अब मेरा पर्पस ये था क्वेश्चंस इलिसिट करने का। आई वांटेड टू पुट दिस वेरी स्ट्रेट बिफोर यू मूव ऑन टू द रीजंस, कि कोई बंदा वन क्लब लेजेंड हो ना हो, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और उसकी वजह से आप उसके लॉयल्टी और कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओके, इनिएस्टा इज अ वेरी लॉयल गाय, बट ही इज स्टिल ऑन पेपर नॉट अ वन क्लब लेजेंड। द सेम गोज विद मेसी। अगर मैं ऑन द अदर हैंड बात करूं, अगर जैसे मैं रोनाल्डो के लिए गया था, मान लो वो यूनाइटेड में रहता भी पूरे उसमें अपने पूरे टेन्योर में रहता, बट वी नो द काइंड ऑफ गाय ही इज, राइट, एंड वो स्पोर्टिंग को भी छोड़ के आया था। इफ ही वांटेड टू ही कुड हैव लेफ्ट फॉर रियल मैड्रिड एज वेल। तो यू वोंट रियली एसोसिएट द टैग ऑफ बीइंग अ वन क्लब लेजेंड विद रोनाल्डो। मेक सेंस। तो आई थिंक लॉयल्टी, अगर आप लॉयल होकर भी वन क्लब लेजेंड नहीं हो सकते, जैसे कि हमने अभी मेसी और इनिएस्टा के केस में देखा है। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन बीइंग लॉयल एंड बीइंग अ वन क्लब लेजेंड। मेरे हिसाब से आई थिंक कि अगर हम लोग मेसी और इनिएस्टा का नहीं, अगर मैं मेसी की बात करूं, उसको अगर कोई कहेगा कि वन क्लब लेजेंड नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। उसके दिमाग में कभी भी ये पॉइंट नहीं था जब उसने PSG के लिए छोड़ा कि मेरे को बार्सिलोना छोड़नी है। उस टाइम पे उसके दिमाग में ये चीज़ थी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करूंगा और यहीं पे अपना करियर कंटिन्यू करूंगा, यहीं पे रिटायर होऊंगा बेसिकली, या फिर बाद में मैं चला जाऊंगा। रोनाल्डो के लिए आई वुड से कि अगर आप लॉयल होते हो देन यू हैव टू प्रॉब्ली शो दैट लॉयल्टी एज वेल। मतलब कि यू कांट जस्ट कॉल योरसेल्फ लॉयल और फिर अल्टीमेटली आप एक क्लब में के साथ ना रहो। मतलब मैं आई डोंट वांट टू मेक दिस अ मेसी रोनाल्डो डिबेट। मेरा पॉइंट ये है बेसिकली कि यू कैन बी लॉयल एंड यू कैन शो इट एंड येट नॉट एंडिंग अप बीइंग अ वन क्लब लेजेंड। ओके, तो वुड यू एग्री विद दिस? मतलब मैं वही कहूंगा कि अगर मेसी जैसी बात होती है सर्कमस्टांसेस रिलेटेड जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं, एज लॉन्ग एज दैट इज द केस, तो आई थिंक फिर वो किसी की भी गलती नहीं होगी। मैं गलती की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई इंसान वन क्लब लेजेंड होगा कि नहीं होगा, इसमें सिर्फ उसका हाथ नहीं है, सिर्फ उसकी लॉयल्टी का हाथ नहीं है। लॉयल्टी
आपको वन क्लब लेजेंड होने के लिए लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है, बट आपके पास लॉयल्टी है इसका मतलब ये नहीं कि आप वन क्लब लेजेंड हो जाओगे अपने आप ही। हाँ, मतलब मेक सेंस। आई थिंक समझ एक्सटर्नल, रहे हो? अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स को रख के हम लोग देखें तो हाँ, दिस इज वन क्लब लेजेंड होने के लिए, एंड दिस इज माय कंक्लूजन हियर, और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, टू बिकम अ वन क्लब लेजेंड यू मस्ट हैव लॉयल्टी, बट अगर आपके पास लॉयल्टी है तो उसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप वन क्लब लेजेंड हो। ट्रू 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 ट्रू। और यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब जो हम लोग पॉइंट्स प्रेजेंट करेंगे, क्या ऐसे पॉसिबल रीजंस हैं कि आज के टाइम पे हम लोग वन क्लब लेजेंड अफेयर्स नहीं देखते हैं। हम जो भी पॉइंट्स देंगे इसमें एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप यही है जो अभी हमने कंक्लूजन ड्रॉ करा, कि अगर हम किसी को वन क्लब लेजेंड नहीं बोल रहे इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लॉयल्टी पे क्वेश्चन कर सकते हैं, विच एज फैंस आई थिंक स्पेशली इन द सोशल मीडिया एज हम लोग बहुत क्विकली इन कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं। हर किसी को का मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन करो, तुम बैठ के उनको क्वेश्चन करो, उनके एथिक्स को क्वेश्चन करो। आई थिंक दैट इज नॉट राइट। वन क्लब लेजेंड ना होने के बहुत रीजन हो सकते हैं, और लॉयल्टी का कुछ भी लेना देना नहीं हो सकता उस चीज़ से। तो नाउ दैट यू हैव सेट दिस डिफरेंशिएशन बिटवीन लॉयल्टी एंड बीइंग अ वन क्लब लेजेंड, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है इन दो वेरिएबल्स का, वो जब हमें क्लियर हो चुका है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेगमेंट। व्हाट डू यू थिंक इज द फर्स्ट रीजन? सबसे पहले तो आई वुड से, एंड अगेन जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं सब आप लोग कमेंट्स में बताना इस चीज़ को, एंड आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन एज वेल, क्योंकि आई एम नॉट रियली श्योर कि ये चीज़ सही है या नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इज कि आई थिंक जो रिलेशनशिप था बिटवीन अ क्लब एंड अ प्लेयर, इट इज़ नॉट दैट प्योर एनी मोर। आई थिंक सो, मतलब ये मैंने जो पहला पॉइंट जो मैंने दिया था क्लब के पर्सपेक्टिव से, और प्लेयर के पर्सपेक्टिव से जो दूसरा पॉइंट दिया था, वो वही था कि इट इज मोर ऑफ अ बिजनेस। एग्जैक्टली, मोर ऑफ अ बिजनेस। एंड जो मैंने उस टाइम पे भी चीज़ कही थी कि मतलब यहाँ तो मैं क्लब को लेके इतने पॉइंट्स नहीं रखे मैंने, मैं सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स के ओपिनियन से रख रहा हूँ ये चीज़, कि इवन अ प्लेयर जो कि एक डाई हार्ड फैन हो सकता है, मान लो कि अगर एक प्लेयर जो है वो डाई हार्ड फैन है रियल मैड्रिड का, ही कैन स्टिल प्ले फॉर बार्सिलोना, एंड अप प्लेइंग फॉर बार्सिलोना, क्योंकि आई नो कि अल्टीमेटली मतलब ये शायद यही चीज़ आ जाती है इसमें कि अल्टीमेटली उसके लिए भी चीज़ बिजनेस ही हो गई है। और यार चॉइस भी नहीं ना, अगर मान लो उसको नहीं मिल रहा और कोई क्लब, मतलब ऑफ कोर्स रियाल और बारसा का तो हमने थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल ले लिया, क्योंकि अगर तुम रियाल और बारसा के लिए एलिजिबल हो तो आई एम श्योर तुम्हें और भी क्लब्स चाह रहे होंगे, पर अगर इसको हम लोग थोड़े से एक स्मॉलर स्केल पे लेके चले, कोई ऐसी राइवलरी हो और उसको बाय चांस अपने अपोजिट डायरेक्ट राइवल के साथ खेलने का मौका मिल रहा है, बट ही इज नॉट गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम एनी अदर क्लब, तो क्या वो फुटबॉलर बनना छोड़ देगा? राइट। तो ऑफ कोर्स इट इज अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, और मतलब ऑर्गेनाइजेशंस और प्लेयर्स के बीच का रिलेशनशिप बहुत ही प्रोफेशनल होता है, एंड फॉर दोज रीजंस नेचुरली ये चीज़ मतलब हाँ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, एक म्यूचुअल एडमिरेशन होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे सबको जीना है। मतलब मुझे इस चीज़ में ये लगता है कि इट्स फाइन अगर आप लोग और क्लब्स के लिए खेल भी रहे हो, बट ये राइवल क्लब के लिए जब प्लेयर्स खेलते हैं, आई थिंक वो चीज़ थोड़ी डिसरिस्पेक्टफुल हो सकती है, नॉट जस्ट टू योर मोरल, इट इज़ ऑल्सो डिसरिस्पेक्टफुल टू द फैंस जिनने आपको पूरे टाइम सपोर्ट करा है। एंड यहाँ पे कुछ प्लेयर्स जिनका मैं एग्जाम्पल दूंगा, एक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ भी थोड़ा सर्कमस्टेंस रिलेटेड चीज़ हुई थी, विच इज सुआरेज। बार्सिलोना में खेल रहा था, कोमन ने उसे निकाल दिया कॉल करके कि आप मेरे प्लान्स बनियो, नॉट इवन अ मीटिंग, राइट, कॉल करके उसे बोला मेरे प्लान्स बनियो, देन ही प्लेज फॉर एथलेटिको एंड एंड्स अप विनिंग अ लीग। वुड यू कॉल हिम कि ये चीज़ गलत थी? और मैं वही कह रहा हूँ ना, अब यहाँ पे अब जो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं और जो फैंस का परसेप्शन है, व्हाई डिड आई से कि ये जो होल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉयल्टी टू वन क्लब है, ये ज़्यादा एक इमोशनल पॉइंट ऑफ डिस्कशन फैंस के लिए एज अपोज टू प्लेयर्स, बिकॉज प्लेयर का अपने दिमाग में ये बहुत क्लियर है भाई, वो फिर भी बारसा के लिए बहुत लॉयल था, उसने कभी सेलिब्रेट नहीं करा बारसा के अगेंस्ट, राइट। जब कैंप नो में मैच था तो हमने वो पिक्चर्स देखी थी कि वो पीके और मेसी सबके साथ बैठा भी होता, डिस्कस भी कर रहा था, सबसे गले भी मिल रहा था। उसकी गलती नहीं कि उसको क्लब छोड़ना पड़ा, विच इज वाई यू कैन नॉट क्वेश्चन हिज कैरेक्टर एंड लॉयल्टी, जो कि हम लोग बहुत ही अनकॉन्शियसली यूज करने लग जाते हैं कि अच्छा अगर एक बंदा एक क्लब में नहीं रुक रहा तो वो लॉयल भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे उसकी मजबूरी थी, दैट इज एक्जेक्टली व्हाट यू सेड, कि कोमन ने ऐसा कॉल करके कहा है, तो यू कांट क्वेश्चन सुआरेज इन दैट। क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट क्या तुम्हारे मन में कभी भी ये चीज़ आई, या फिर जितने बारसा फैंस है, क्या तुम लोग के मन में कभी भी चीज़ आई कि चलो ये गया तो गया, बट ही शुड नॉट हैव प्लेड फॉर एथलेटिको मैड्रिड? यार हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर सकते हैं ये? ओके, अगर हम उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो हम उससे क्यों मतलब एक्सपेक्ट करें कि वो हमें वो रिस्पेक्ट दे? पर हम किस मुंह से बोल सकते हैं? वो तो हिपोक्रेसी नहीं हो गई। तो आई थिंक यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आई थिंक अ बेटर एग्जांपल इन दिस केस वुड बी रोमेलू लुकाकू। पॉसिबली लुकाकू अगेन, जो भी हमने अभी कहा, सुआरेज का एग्जांपल था या मेसी का एग्जांपल था, ये वहां से हुई जब क्लब से भी वो चीज़ इनिशिएट हुई और क्लब से वो बंदे को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। अगर हम लुकाकू की बात करें, ही प्लेड फॉर इंटर मिलान, वहाँ पे उसका बहुत अच्छा सीजन जाता है, देन ही कम्स बैक टू चेल्सी,
चेल्सी में पूरा ड्रामा करता है कि मेरा होम है ये, मैं बहुत टाइम से आना चाहता था यहाँ पे, इट्स वेरी गुड टू बी बैक, ऐसे करके चीज़ें बोलता है। एंड जब उससे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, जबकि फैंस उससे एकदम सपोर्ट करते भी हैं, उस टाइम के बाद भी वो बंदा ये कहता है कि मेरे को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, आई वांट टू गो बैक टू इंटर मिलान। मिड सीजन वो बंदा ये इंटरव्यू देता है और फिर मतलब विदाउट इवन थिंकिंग कि इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होने वाला है ऑन हिज नॉट जस्ट हिज टीममेट्स बट ऑल्सो अमंग्स द फैंस, कितना टॉक्सिक कल्चर होने वाला है इस चीज़ को लेके। चलो ठीक है, होता है। देन ही एंड्स अप गोइंग टू इंटर मिलान। चेल्सी का मतलब आई वुड से कि काफ़ी मैच्योरली अटक रहा है इस चीज़ को, एंड दे लोन पे गया था इंटर मिलान। इंटर मिलान जाता है, वहाँ पे भी खूब हरकतें होती हैं उसकी। फिर जब वो सीजन खत्म होता है, देन ही अपेरेंटली वांट्स टू मूव बैक टू चेल्सी। चेल्सी आने वाला होता है, चेल्सी फैंस उसे एक्सेप्ट नहीं करते, इंटर मिलान फैंस गुस्सा हो जाते हैं कि हमें छोड़ के जाना चाहते हैं। देन ही एंड्स अप कॉन्टैक्टिंग यूवेंटस फॉर मूव। यूवेंटस और इंटर मिलान सेम लीग में हो, आप एकदम सेम राइवल के अगेंस्ट आप जा रहे हो, एकदम खुशी खुशी आप अपने आप को ऑफर कर रहे हो। आप क्या सोच रहे हो कि इंटर मिलान फैंस जिनने आपको पूरे साल सपोर्ट करा वो खुश होंगे इस चीज़ को लेके? एंड इसी वजह से आई थिंक रोमेलू लुकाकू की वो इमेज बन गई है, नॉट जस्ट इन अमंगस्ट इंटर फैंस या फिर चेल्सी फैंस, बट फुटबॉल इन जनरल। यूवेंटस फैन को, जब यूवेंटस के जितने भी फैंस हैं उन सबको जैसे ही पता चला था कि शायद लुकाकू आ सकता है, वो क्लब के स्टेडियम के बाहर एक साइन लेके खड़े हो गए थे कि हमें नहीं चाहिए लुकाकू। वो मूव नहीं हो पाता अल्टीमेटली। देन वो कहाँ जाता है? वो चला जाता है एएस रोमा, वो भी एकदम राइवल ही जा रहा है। तो आपने सिर्फ एक क्लब के साथ नहीं, आपने मल्टीपल क्लब्स के साथ वो चीज़ हरकत करी है। एंड आई थिंक यहाँ पे ऐसे टाइप के प्लेयर्स के लिए आई डोंट रियली हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक क्लब के साथ नहीं, आप मल्टीपल क्लब्स के साथ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, मतलब किसी के तो सगे हो गए ना आप। ऐसा तो नहीं कि हर किसी के साथ ही आप लड़ाई करके बैठे हो जिसने भी आपको सपोर्ट करा है। तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद प्लेयर्स लाइक दीज। या मतलब आई वुड से अगर मान लो जब रोनाल्डो की बात चल रही थी कि उसे टॉप 5 लीग्स में रुकना था और नसर जाना पड़ा, अगर उसकी बातें चल रही थी कि वो इंटर मिलान में जा सकता है, हाँ। अगर वो जाता तो तुम क्या रिस्पेक्ट लूज कर लेते? हाँ, मैं करता। आई थिंक अगर यूवेंटस से डायरेक्ट, यूवेंटस से चलो यूनाइटेड गया, उसके बाद वो डायरेक्टली इंटर मिलान जाता, आई थिंक आई वुड हैव लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम। जस्ट लाइक जब वो यूवेंटस छोड़ के जा रहा था तब एक ही ऑफर था उसके टेबल पे, विच वॉज मैन सिटी की तरफ से। तब सारी यूनाइटेड फैंस ओवरनाइट पगला गए थे, सब ट्विटर पे सब गाली दे रहे थे रोनाल्डो को। एंड आई थिंक कि उस टाइम पे अगर कोई फैन, यूनाइटेड फैन उसको गाली दे भी रहा होता, आई थिंक वो डिजर्व्ड था, क्योंकि एक क्लब लेजेंड है आपको, जिसको आपने, जब रियल मैड्रिड से की तरफ से आप ओल्ड ट्रैफोर्ड आते थे, आपने गोल भी मारा, सबने आपको रिस्पेक्ट दिखाई तब भी। अगर वो सिटी चला जाता तो आई थिंक वो यूनाइटेड फैंस अगर उस चीज़ को गाली दे रहे होते तो आई वुड हैव रिस्पेक्टेड दैट कि चलो ठीक है, मेरे को समझ में आता है आप क्यों गाली दे रहे हो उस चीज़ पे। अल्टीमेटली जब वो सीन हो गया कि यूनाइटेड का भी ऑफर आ गया और सिटी का भी ऑफर था, उसके बाद अगर उसने ले लिया होता ना सिटी का, तो फिर तो एकदम ही वो था कि ये तो एकदम प्रॉपर बिट्रे करा है यूनाइटेड। बट देन अगेन उसमें भी वही बात आ जाती है ना जो हमने पहले सेगमेंट में बोला था कि आप लॉयल्टी को सिर्फ इस बात से नहीं क्वेश्चन कर सकते कि वो ऑन पेपर किस क्लब में रुक रहा है या जा रहा है। ओके, उसके दिमाग में इंटेंशन तो वही था ना, अंटिल सर एलेक्स फर्गसन ने उसे कॉल करा, हाँ। तब तक तो उसका था कि वो चला जाएगा। एंड एज सून एज ही कॉल्ड हिम ही सेड ओके बॉस, जो कि उसने खुद भी कहा था। मतलब मुझे इस चीज़ में ऐसा लगता है कि आपका दिमाग चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी स्टेट में हो, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही कम ऐसे 0.001% प्लेयर्स होंगे जो कि ऑल्दो एक ही क्लब में रुके होंगे, बट उनके दिमाग में कभी ये चीज़ आई नहीं होगी मेरे को किसी और क्लब में खेलना है। ये छोड़ो भाई, हम लोग, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट ना, क्लब है भी तो कौन सा, डायरेक्ट राइवल। एंड ये तो हम लोग इसमें से फुटबॉल की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग विराट कोहली की आरसीबी के साथ उसका एक पॉडकास्ट था, उसमें उसने ये चीज़ कही कि अगर आप मुझसे ये बोलोगे कि मेरे दिमाग में कभी ये चीज़ क्रॉस ही नहीं करा कि मेरे को किसी और क्लब के लिए जाके खेल लेना चाहिए, तो आई वुड बी लाइंग। बहुत ऑनेस्टली उसने आरसीबी जिस क्लब के लिए वो खेल रहा है उसी के पॉडकास्ट में जाके कह दिया कि मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी, बट फिर मेरे दिमाग में आया कि इन फैंस में वो कैसे ट्रीट कराए, एंड मतलब मेरे खुद भी मॉरल्स हैं कुछ, और मैं इसी क्लब में रुकना चाहूँगा अल्टीमेटली। तो ये चीज़ जो आपने बोला कि दिमाग में आया था आपके, एकदम वहाँ से आप एकदम 100% प्योर इंटेंशन नहीं था आपका, आई थिंक बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनका 100% प्योर इंटेंशन होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल दैट मैटर्स कि आपने एक्शन क्या लिया। अगर आप चले जाते तो चाहे आपका इंटेंशन प्योर भी था, पीपल डोंट केयर भाई। अगर आपका इंटेंशन था कि मेरे को यूनाइटेड, मेरे दिल से मैं यूनाइटेड फैन हूँ, तो अगर आप सिटी जा रहे हो तो आप सिटी फैंस के साथ भी गलत कर रहे हो। सिटी फैंस के मतलब उनने आपको पैसे देके लिया, आप उनके साथ तो कोई जस्टिस कर ही नहीं रहे। वहां पे जाके आपके दिल में आपका मेन राइवल जो है वो आपके दिल में है, काइंड ऑफ लाइक मेसी इन पीएसजी, एंड वो भी इतनी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस था जहाँ पे अगर सिर्फ उस पार्ट को लेंगे,
असाइड ऑल दैट जो भी PSG फैंस गाली वाली देते थे अब कि उसके घर के बाहर आके खड़े हो गए थे, उस सबको मैं वो नहीं करता, बट एक रीज़न था जिसके वजह से मैं PSG फैंस जब वो बू करते थे मैं समझता था उनकी चीज़। एंड आई सॉ दिस समवेयर इन सम रील, जो कि कोई एक अमेरिकन बंदा रिएक्ट कर रहा था इस चीज़ पे। उसने कहा था कि काफी क्रेडिबल अगर अमेरिकन बंदा रिएक्ट कर रहा है। उसने कहा था आई फील वेरी सॉरी फॉर ऑल द PSG फैंस। जब उनका रियल मैड्रिड के साथ नहीं, मैनचेस्टर सिटी के साथ मैच था, आप अपने होम पे खेल रहे हो और आप एकदम भीगी बिल्ली बन के खेल रहे हो। बायर्न के अगेंस्ट था, बायर्न के अगेंस्ट था। एंड उस टाइम के जो आपके मेन प्लेयर्स थे जिनको स्टेप अप करना चाहिए था, वेदर इट बी मेसी, वेदर इट बी एम्बापे, नेमार तो चलो इंजर्ड ही हो गया था, उनमें से किसी ने स्टेप अप नहीं किया। तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि फैंस गुस्सा होंगे। एंड अगर 1 साल होता है तो ठीक है, 2 साल होता है तो ठीक है, 3 साल होता है तो ठीक है। अगर हर साल ये चीज़ हो रही है तो इट इज़ बाउंड कि आपके जो भी फैंस होंगे वो थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे। एंड इट्स नॉट लाइक कि पूरे टाइम ही बू करा उन लोगों ने। ऑल्दो आई डू थिंक कि वो थोड़ा ओवर द पार चले गए थे, थोड़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे। बट हाँ, टू सम इट अप, फर्स्ट पॉइंट मेरे हिसाब से भी यही रहेगा कि द नेचर ऑफ द स्पोर्ट इज सच कि हम लोग मॉडर्न फुटबॉल में देखते हैं बहुत मुश्किल है कि एक आदमी के दिमाग में ऐसा थॉट आए ना कभी। हाँ, जो कि तुमने कहा, राइट। एंड जैसे जैसे जनरेशंस प्रोग्रेस कर रही हैं, जेन्युइनली फील कि द कॉन्सेप्ट एंड नोशन ऑफ बीइंग अ वन क्लब प्लेयर वो बहुत ही रेयर होने वाला है। हाँ। और बस हालात ही कुछ ऐसे हैं, एक तो वर्कलोड इतना ज़्यादा है, प्लेयर्स का आई थिंक शेल्फ लाइफ भी ओवर द ईयर्स थोड़ा कम होगा क्योंकि डिमांड जितनी बढ़ती जाएंगी, अनलेस हम लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपैंड कर दें, राइट, इलॉन मस्क कुछ ऐसी चीज़ बना दें। तो आई थिंक कि जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ते जा रही हैं गेम की, आपकी शेल्फ लाइफ भी कम होती जाएगी एंड आप ज़्यादा रिप्लेसेबल होंगे। क्लब के दिमाग में भी और प्लेयर्स के दिमाग में भी वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा क्लब से। तो हाँ, एक वो चेंज आया है एटीट्यूड में और उस म्यूचुअल एडमिरेशन में बिटवीन द क्लब एंड अ प्लेयर। सेकेंड जो रीजन है जो कि मुझे लगता है वो है भाई आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ओके, व्हाट डू यू से? आई थिंक ये तो सबसे कॉमन है, जो भी व्यूअर्स होंगे आई थिंक सऊदी प्रो लीग इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, सऊदी प्रो लीग सबसे बड़ा एग्जांपल है। एंड प्लेयर्स लाइक अगर हम ब्रोजोविच की बात करें, चैंपियंस लीग फाइनल खेल के बंदा आया, उसको अगर सऊदी प्रो लीग में खेलते हुए देखोगे ना तो अल नसर में तो लगता है कि भाई ये कौन सा मिडफील्डर है, ये किस लेवल का मिडफील्डर आ गया इधर खेलने, किस लेवल के पासेस वो डाल रहा है और कितना अच्छा खेल रहा है वहाँ पे। ऑल यू कैन थिंक इज कि अगर ये बंदा बार्सिलोना में होता, जो कि नेचुरली उसे बार्सिलोना जाने वाला था, वो बार्सिलोना बिड कर रही थी उसके लिए, तो वहाँ पे भी कितना अच्छा खेलता है। अगेन अनदर प्लेयर रूबन नेविस, ऐसे टाइप का प्लेयर जब बार्सिलोना जाने वाला था, देन ही चूजेस टू गो टू सऊदी लीग। एंड यहाँ पे कोई भी प्लेयर अगर सऊदी लीग जा रहा है अपने यंग एज में, ऑब्वियसली सबका जो मेन मोटिव है वो यही है कि मेरे को पैसा ज़्यादा चाहिए, और कोई भी रीज़न आई डोंट थिंक होने वाला है। किसी ने इससे पहले सऊदी लीग देखी नहीं थी ना, कुछ आपका ऐसा कुछ पैशन डेवलप हो सकता है कि नहीं मेरे को इस क्लब के लिए खेलना है। तो जो भी वहाँ पे जा रहा है यंग एज में, इवन ओल्ड एज में वैसे तो, बट यंग एज में स्पेसिफिकली जो बंदा वहाँ पे जा रहा है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। एंड व्हेन वी क्वेश्चन प्लेयर्स, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत थिन लाइन है यहाँ पे कि हमें क्वेश्चन करना भी चाहिए प्लेयर्स को, नहीं करना चाहिए। हु आर वी टू से कि अगर आपको पैसे के लिए यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मतलब इन एन आइडियल वर्ल्ड वो चीज़ देखने में सही लगती है, क्योंकि आई वुड कोट क्रूज हियर। अपना जब गाब्री विएगा जा रहा था, अल अहली आई थिंक हो गया था, तब क्रूज ने फैब्रिज़ो रोमानो की पोस्ट पे लिखा था कि कुछ ऐसे करके लिखा था कि शेम समथिंग कुछ करके लिखा उसने, क्योंकि वो सऊदी लीग जा रहा है एट जस्ट इन हिज अर्ली 20s एंड अच्छा टैलेंट है वो। नाउ क्रूज ने बहुत कुछ उखाड़ा अपने करियर में, बट आई डू थिंक कि यहाँ पे आप ओपनली ऐसी चीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी बेसिकली अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी तो सोचेगा ना कि मेरे लिए अगर मैं, एक तो स्पेसिफिकली मेरे को लगता है जो अर्ली 20s में लोग हैं वो ये सोच रहे होंगे कि मैं स्टार्टिंग के 3-4 साल यहाँ पे खेल लेता हूँ यहाँ, एंड सऊदी लीग तो अभी बड़ी बन भी रही है, तो आई थिंक ज़्यादा आगे शायद एक्सपोजर मिले भी। मैं 3-4 साल यहाँ पे खेलता हूँ, खूब पैसा मिलेगा मेरे को, देन आई कैन गो बैक टू यूरोप। मतलब हाँ, और दूसरी बात ये कि हर किसी के अंदर एम्बिशन होता भी नहीं है बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड बनना है। राइट, फॉरगेट ऑल टाइम, अगर अपनी जनरेशन का ही बेस्ट बनना हो तो। कई लोग फुटबॉल को, जैसे कि हमने पहले कहा, एक एज अ प्रोफेशन ही ट्रीट करते हैं। और प्रोफेशन से उन्हें पैसे कमाना और अपनी लाइफ सेटल करनी है। तो हाँ, इस पर कोई हम लोग जजमेंट पास नहीं कर सकते, बट ये एक पोटेंशियली एक सैड रियलिटी है एग्जैक्टली फॉर फैंस। मैं फैंस के पर्सपेक्टिव से इसलिए कहूँगा बिकॉज फैंस के दिमाग में वही है कि भाई टॉप 5 लीग्स में रहो। एंड आई थिंक जो स्पोर्ट्स फैन इन जनरल होते हैं, या जो भी बंदा स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड भी होता है ना, जैसे यू हैव प्लेड क्रिकेट, तुम्हारे दिमाग में भी आई थिंक जब क्रिकेट खेल रहा होता है आदमी उस एज में, पैसा मेन चीज़ नहीं होती दिमाग में। इट इज़ अबाउट प्लेइंग, इट फॉलोइंग योर पैशन बेसिकली।
एंड जब स्पोर्ट्स फैन स्पेसिफिकली, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ होती है जब भी कोई स्पोर्ट देखते हैं, उनके दिमाग में अगर ये चीज़ आती है कि ये प्लेयर टैलेंटेड है पर ये पैसे के लिए जा रहा है, तो नेचुरली आपके दिमाग में वो चीज़ होती है कि ये गलत कर रहा है. हाँ, थोड़ा सा कैरेक्टर जजमेंट ज्यादा होता है बिकॉज स्पोर्ट्स इज इन इट सेल्फ एसेंसी, उसकी पूरी पैशन है. तो आई थिंक हाँ वो बात सही है कि काफी ज्यादा इसमें क्वेश्चन आ जाता है आपके कैरेक्टर के ऊपर कि आप जो है अपने पैशन को छोड़ के पैसों के पीछे कैसे भाग सकते हो. राइट. बट वही बात है, हमने ब्राजीलियंस के साथ कितनी बार देखा है, उनके अंदर दे जस्ट वांट टू एंजॉय फुटबॉल, दे डोंट वांट टू बिकम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड. राइट. वी सॉ दिस विद रोनाल्डिनो, वी सॉ दिस विद नेमार आल्सो. तो तुम अपना आइडियोलॉजी किसी और के ऊपर नहीं थोप सकते. एग्जैक्टली. तो हाँ मतलब ये कहने को हाँ एक सैड रियलाइजेशन हो सकता है, एक सैड रियलिटी हो सकती है कि क्यों जा रहा है यार, बट यू कांट जज हिम फॉर दैट. Right. और ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अगर इतने ज्यादा लुक्रेटिव होंगे इतनी कम उम्र में तो बहुत लोग टेम्प्ट होंगे ही होंगे. कई लोग इसमें ये भी कहेंगे कि ये ना ये जनरेशन का कर्स है कि अभी जो आने वाली जनरेशन है ये इतनी लॉयल ही नहीं है, ये इतना कमिट नहीं करती है. ये भी हाँ, ये पॉइंट था मेरे दिमाग में. बट नहीं, मेरा इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट है. Okay. मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई इससे पहले इस लेवल का एक्सपोजर उतने ज्यादा पैसे मिलते ही नहीं थे. हाँ. तो तुम ल्योर कब होगे जब तुम्हें वो ऑफर दिखेगा ना साइट में, तुम्हें दिख ही नहीं रहा. इससे पहले हमने कितनी बार देखा है कि 20-20, 21 साल के लड़कों को भी जो कि टॉप प्लेयर भी नहीं है, उनको भी 20-20, 30-30, 40-40 मिलियन यूरोस का ऑफर आ रहा है सऊदी लीग जैसे कंट्रीज से, या फिर मतलब जितने भी लीग्स हैं ऐसे ले लो. जैसे चाइना की बात करते थे पहले हम लोग, जापान ही करते थे, कभी नहीं होता था ऐसा. इट इज ओनली नाउ दैट दिस इज हैपनिंग. तो जो ऑप्शन तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी पॉसिबल इमेजिनेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तुम उससे ल्योर तो हो ही नहीं सकते ना. जब तक तुम्हारे मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कहते हैं, तुम्हारे अगर साइड में नहीं है तुम उस चीज को, उस थॉट को परसीव ही नहीं कर सकते, तो तुम उससे मतलब वो कैसे हो जाओगे, ड्रैग अवे कैसे हो जाओगे अपने पाथ से. इट इज ओनली व्हेन द कैरेट इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द रैबिट रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, तब वो उसको चेस करना शुरू करता है. तो आई थिंक उसमें नेसेसरली जनरेशन को क्वेश्चन नहीं कर सकते. एंड आई थिंक यहाँ पे कुछ एक्स प्लेयर्स भी शायद थोड़े क्वेश्चन में आ जाते हैं. जब कोई भी एक्स प्लेयर या जो भी अभी भी खेल रहा है, थोड़ी ओल्ड एज में आ गया, 34-35, जब ये लोग क्वेश्चन करते हैं ऐसे प्लेयर्स को, यार अगर हमें नहीं पता, अगर तुम्हारे पास उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होता तो क्या पता तुम भी चले वही ना. वही तो हम उस चीज़ को जज कर नहीं सकते. बट नाउ मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट पॉइंट. ये तो हमने प्लेयर्स की तरफ से थोड़ी बात करी. एक पॉइंट जो मेरा क्लब की तरफ से आता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि इट इज़ नॉट ऑलवेज कि प्लेयर की गलती होती है, कई बार क्लब की तरफ से भी गलती होती है. और मैं इसमें एक चीज बस बोलूंगा बिफोर वी मूव ऑन कि यहाँ पे हम लोग जितनी पॉइंट्स दे रहे हैं ना, नोटिस हाउ एवरी पॉइंट विल बी रिलेटेड टू द अदर. हर पॉइंट के पीछे एक बहुत ही डीप अंडरलाइंग थॉट है जो कि हमने पहले सेगमेंट में कवर करा हुआ है. राइट. और उसी को इसीलिए फर्स्ट सेगमेंट बहुत जरूरी है समझने के लिए, बिकॉज यहाँ पे आप हर पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हो. अभी भी जो हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस करे, एक तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गया, और उससे पहले भी जो भी पॉइंट्स थे, राइट, सबके पीछे कोरिलेशन होगा ही होगा. अभी जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स भी होंगे, सब में अल्टीमेटली बात उन 3 पर्सपेक्टिव्स पे ही आएगी कि मतलब क्लब की तरफ से एक बिजनेस है, प्लेयर की तरफ से उसकी ये जॉब है, और ये जो पूरा क्वेश्चन है लॉयल्टी का, इट इज नॉट नेसेसरीली वैलिड कि आप वन क्लब एजेंट बन पाओगे आगे जाके कि नहीं. इन 3 पर्सपेक्टिव्स को दिमाग में लेके हर पॉइंट सुनोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा हर पॉइंट इंटर रिलेटेड है. बट हाँ प्लीज. एंड यहाँ पे जो भी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज बेसिकली कि इट इज़ नॉट ऑलवेज सिर्फ बोर्ड की तरफ से या प्लेयर की तरफ से, कई बार मैनेजर की तरफ से भी होती है ये चीज़. एंड यहाँ पे एक जो भी हम लोग प्लेयर्स की बात करें कि आपका वन क्लब प्लेयर नहीं है, वन क्लब मैनेजर्स भी कहाँ देखते हैं हम लोग आजकल. सारे मैनेजर्स जो हैं वो 4-5 साल, 5-6 साल, 7-8 साल के बाद छुट चले जाते हैं. एंड दिस इज बिकॉज कि स्पेसिफिकली इस टाइम पे सारे क्लब्स आई थिंक काइंड ऑफ इम्पेशेंट हैं. लाइक किसी को भी उतना टाइम वेट ही नहीं करना. हम लोग रियल मैड्रिड में देखते हैं, जैसे मैं तो अपने क्लब की बात कर रहा हूँ, कि भाई हमने लास्ट टाइम कब देखा था कि कोई मैनेजर बहुत टाइम तक रुका हो. मेरे को तो ये 2010 डेकेड का कोई याद ही नहीं है मैनेजर कि कोई बहुत टाइम तक रुका हो. एंसेलोटी जल्दी चला गया था, मोरिनियो 3-4 साल में चला गया था. मोरिनियो का एक स्टार्ट था इंटरेस्टिंग कि मोरिनियो आज तक किसी क्लब में 3 साल से ज्यादा रुका ही नहीं. क्रेजी, एक्चुअली में क्रेजी भाई, ये भी काफी इट्स मॉडर्न डे लेजेंड. हाँ एग्जैक्टली, और वो रुका ही नहीं है. एग्जैक्टली. तो भाई मोरिनियो उस टाइम पे 3-4 साल रुका था, एंसेलोटी 2-3 साल रुका था, जिडान 3-4 साल रुका था, फिर एंसेलोटी वापस, फिर बीच में हमने 3-4 मैनेजर्स और ट्राई करे थे, वो तो एक ही साल में 2-3 मैनेजर्स ट्राई कर लिए थे. फिर एंसेलोटी आता, एंसेलोटी को 2 साल होने वाले, वो भी चला जाएगा इसके बाद. तो हम लोग जो है इन जनरल हम लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये भी स्टार्ट पढ़ा था, शायद लास्ट सीजन ऐसा कुछ था, कि प्रीमियर लीग के अंदर जो है कुछ शायद बहुत ही मोस्ट मैनेजर सैड इन अ सिंगल ईयर, कुछ ऐसा टाइप का रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया था कि एक ही साल के अंदर बहुत सारे मैनेजर सैक हो गए थे टीम से. सो हम लोग इस टाइप ऑफ एक टाइम में ऐसे मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, जहाँ पे
नॉट ओनली प्लेयर्स बट क्लब मैनेजर्स भी इस चीज से बच नहीं सकते। और इसका मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से फ्रेम करूंगा। मुझे नहीं लगता कि वन क्लब मैनेजर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे तो उसमें मैनेजर्स ही गलती है। हाँ प्राइमरीली इसमें क्लब का ही हाथ है, और ये वही फर्स्ट पर्सपेक्टिव पे आ जाएगा जो कि है कि उनके लिए बिजनेस है। अगर मैनेजर तुम्हें रिजल्ट नहीं दे रहा तो तुम उसको बहुत इस वक्त ना इमीडिएट रिजल्ट्स हर कोई एक्सपेक्ट करता है। एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई है और इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। सर एलेक्स फर्गसन जो है ना, पहले अपने 6-7 साल तक एक भी लीग टाइटल जीते नहीं थे मैन यू के साथ। और 21-22 साल कितना 26 साल तक यूनाइटेड मैनेजर थे वो। आज की डेट में कोई सोच सकता है कि तुम पहले 7 साल तक लीग टाइटल ही मत जीतो और तो फिर भी ट्रस्ट कर रहे हो उस मैनेजर को। एंड कुछ ऐसा सोचने में तो अजीब लगता है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं, मान लो हमारे टाइम पे सर एलेक्स मैनेज कर रहे हैं, हमारे बच्चों के टाइम पे भी सर एलेक्स मैनेज कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्रेजी। और हाँ एग्जैक्टली, विच इज वाई वो फादर फिगर में बन जाते हैं। आई थिंक इसीलिए गॉर्डियोला ने ये चीज हैक करी हुई है कि ही हैज बीन दैट फादर फिगर टू एवरीबॉडी डिस्पाइट नॉट सर्विंग अ क्लब फॉर 20-25 years। बट हाँ, इसमें मुझे लगता है कि क्लब के साथ वही बात है यार कि अगर उन्हें रिजल्ट्स नहीं दिख रहे तो वो सैक कर देंगे। मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल लूंगा बार्सिलोना का, बिकॉज मैं बार्सिलोना का फैन हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। बार्सिलोना का एक ऐसा एक कोई रिकॉर्ड था बिफोर अर्नेस्टो वाल्वर्दे कि उन्होंने पूरी अपने हिस्ट्री में सिर्फ एक ही मैनेजर सैक करा था तब तक, अर्नेस्टो वाल्वर्दे तक, जो कि 2019 में सैक हुआ। उसके बाद अर्नेस्टो वाल्वर्दे सैक होता है 19 में, उसके बाद फिर कीके सेटियन भी सैक होता है, कोमन भी सैक होता है। चावी मेरे ख्याल से क्लब लेजेंड रहा है तो उसको वो डिसरिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, बट कोई और होता और अगर वो यूरोपा लीग गया होता आई एम श्योर कि उसको भी सैक करा जाता। एक क्लब जिसने 100 सालों से जो है किसी को भी सैक ना करो, सिर्फ एक मैनेजर को सैक करो, उसके अलावा किसी को सैक ना करो, वो विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 years 3 मैनेजर्स को सैक कर दे रहा है। डज दिस नॉट रिप्रेजेंट अ चेंज इन द एरा ऑफ मैनेजर्स और द वे फुटबॉल क्लब्स परसीव द जॉब ऑफ अ मैनेजर? नेचुरली ये चीज बहुत एविडेंट हो जाती है कि अगर कोई मैनेजर भी नहीं रुक पा रहा है इतने टाइम तक, अगर वो सैक हो रहा है इतनी जल्दी, कई बार प्लेयर्स की किसी पर्टिकुलर मैनेजर से पड़ती है और कोई नया मैनेजर आता है तो वो शायद उस प्लेयर को सपोर्ट ना करे, जैसे कि सुआरेज और कोमन की बात करी थी हम लोगों ने। तो ऐसे में भी प्लेयर मजबूर हो जाता है क्लब चेंज करने के लिए। बट क्या तुम यहाँ पे उसकी लॉयल्टी क्वेश्चन करोगे? आई डोंट थिंक यू कैन क्वेश्चन इज लॉयल्टी। तो वही फिर वो सेकंड और थर्ड पर्सपेक्टिव भी आ गए प्लेयर। ये हर चीज इंटररिलेटेड होने वाली है। तो हर पॉइंट को हम लोग उन 3 पर्सपेक्टिव से ब्रेक डाउन करके ये बात समझ सकते हैं कि हमेशा प्लेयर की गलतियां नहीं होती, कई बार मजबूरियां भी होती हैं। और मजबूरियों की मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा वही है, कई बार क्लब भी केपेबल नहीं होता एक प्लेयर को रोकने का, विच इज मेसी इन 2021। तुम्हारे जो पास्ट बैड डिसीजंस हैं उसकी वजह से शायद दे विल कम बैक टू हॉन्ट यू इन फ्यूचर। और जब वो होगा तो द बिगेस्ट एसेट दैट यू वांट टू होल्ड ऑन टू, यू माइट हैव टू लेट लूज ऑफ हिम। दिस इज ऑल्सो द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट पर्सपेक्टिव कि बिजनेस से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो मेसी जैसे लेजेंड को अपने क्लब से जो कि गारंटी करके देता कि तुम जो है यूसीएल में एटलीस्ट कोई स्टैंडिंग तो रखते हैं, यूरोपा तो नहीं जाते, शायद ला लीगा भी जल्दी जीतते, तुम्हारा हाईएस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर, मोस्ट गोल्स मोस्ट असिस्ट, उस बंदे को, तुम्हारे ग्रेटेस्ट एसेट को तुम्हें जाना पड़ा बिकॉज ऑफ बिजनेस डिसीजंस, क्योंकि तुम सीबीसी डील साइन नहीं कर सकते थे। तो पैसे, जो यहाँ पे पैसे की बात आ जाती है ना, जो कि तुम्हारे सर्वाइवल की बात हो गई, उससे ऊपर तुम किसी भी प्लेयर को ट्रीट नहीं कर सकते। वो बिजनेस ही रहेगा। फुटबॉल इज बिजनेस इन टुडेज डे एंड एज, इनफैक्ट एवरी स्पोर्ट। तो कई बार ऐसा भी होता है कि फाइनेंशियली क्लब वो केपेबल ही नहीं है किसी प्लेयर को सेव करने के लिए। बट क्या फिर तुम ये कहोगे कि जो है प्लेयर के दिल में वो वन क्लब लेजेंड नहीं रहेगा? दैट इज अनफेयर टू द प्लेयर। वो तो चाहता था रहने के लिए, तो वही बात हो जाती है। बट हाँ, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये भी शायद थोड़े लोगों को एकदम नेचुरल लगे एंड शायद सबके दिमाग में ये चीज़ हो, बट इसके पीछे भी समझना इंपॉर्टेंट है चीज़ को, विच इज़ की टू विन ट्रॉफीज। अगर कोई बंदा, जैसे हमने स्पोर्टिंग लिस्बन की बात कही, रोनाल्डो स्पोर्टिंग लिस्बन में था, फिर यूनाइटेड जाता है एक बड़े क्लब में जहाँ पे ट्रॉफी जीत सकता है। हम लोग एक लीग के अंदर ही काफ़ी बार देखते हैं कि कोई बंदा एक छोटे क्लब के, जैसे हमने जैक ग्रिलिश की बात करी, एस्टन विला में क्या जीता था, सिटी जाके लीग टाइटल जीत गया, ट्रेबल जीत गया। अगर वो बंदा वहां से सिटी जाता है, सिटी ऑफर मारेगी अगर ऐसे प्लेयर पे, तो वो क्यों नहीं जाएगा? ट्रॉफी जीतने के लिए एक यहाँ पे पर्सनल एम्बिशन वाली बात जो हमने पहले कही थी वो भी यहाँ पे आती है कि हर प्लेयर का एक पर्सनल एम्बिशन भी होता है कि मेरे को ट्रॉफी तो जीतनी है। एंड स्पेशली क्योंकि हम लोग पहले ये चीज़ देखते थे कि उनके लोगों के दिमाग में होता था कि मैं अपने क्लब को ही ट्रॉफी जिताऊंगा, चाहे हम कितने भी नीचे हो। आई थिंक इसमें टॉटी का एग्जांपल अगर हम ले, कि उसका मतलब वो एक टाइम पे रियल मैड्रिड के लिए भी खेल सकता था, बट ही चोज टू स्टे विद रोम, और शायद सिर्फ एक ही ट्रॉफी जीता था पूरे अपने टेन्योर में। मतलब एक ट्रॉफी जीता था। एंड ये चीज़, या तो आप एक बहुत बड़ी ज़्यादा ट्रॉफी जीत के एक वेल एस्टैब्लिश प्लेयर बन सकते थे, या फिर आपने एक लॉयल्टी के नाम पे, प्रॉब्ली आई थिंक लॉयल्टी के नाम लेते तो शायद टॉटी शायद सबसे पहले आता है लोगों के दिमाग में, तो वहाँ पे आपने एक अपनी जगह बना ली। बट इन जनरल अगर मैं प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो उन्हें ट्रॉफीज जीतनी है।
एंड पहले जो मैं अभी यही कह रहा था कि एक टाइम पे लोग सोचते थे, प्लेयर्स सोचते थे, दिमाग में होता था कि मेरा क्लब चाहे कितना भी नीचे हो, मैं इसको ट्रॉफी जिताऊंगा, इतना अच्छा परफॉर्म करूंगा। क्यों ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती? दैट इज़ बिकॉज जो रिच क्लब्स थे, हम लोग सिटी की बात करें, यूनाइटेड की बात करें, लिवरपूल की बात करें, और जो, या फिर मैं प्रीमियर लीग में तो बात भी नहीं करूँगा क्योंकि इन जनरल जो लेवल ऑफ क्लब्स है, पैसे काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं प्लेयर्स। अगर हम लोग इस टाइम पे ला लीगा की बात करें, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, टू सम एक्सटेंट एथलेटिको मैड्रिड, इसके बाद जो क्लब्स आते हैं, इनके बीच में जो फाइनेंशियल गैप है वो ह्यूज है, मैसिव गैप है इनके बीच में। तभी हम लोग देख रहे हैं लीग्स का क्या हाल होता जा रहा है धीरे धीरे, कि आज के टाइम पे तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ला लीगा तो काइंड ऑफ फार्मर्स लीग बन चुकी है, क्योंकि दो ही तो क्लब्स खेलने टाइटल जीतने के लिए। एथलेटिको हर 5-6 साल में एक बार आ जाती है। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स के दिमाग में ये चीज़ आएगी नहीं, क्योंकि अब वो जो नीचे वाला क्लब था वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो जीत सकता है टाइटल इस टाइम पे। प्रीमियर लीग की बात करें, स्टैग्ड होता है टॉप 4 तो, जो कि एस्टैब्लिश क्लब से होता है। आपका लिवरपूल आएगी, आपका सिटी आएगी, यूनाइटेड आ सकती है, चेल्सी आ सकती है, ये तो आएंगी ही आएंगी। फिर अगर कोई छोटे क्लब को प्रीमियर लीग जीती तो इस टाइम पे उनके लिए सोचना कितनी बड़ी बात हो गई है। और अगर क्लब ही नहीं सोच सकता तो प्लेयर्स तो खाक सोचेंगे उस चीज़ को। तो ये कहना तो बहुत आसान होगा कि आपको ट्रॉफी जीतनी थी इसलिए आप चले गए, आपने हमारे साथ धोखा कर दिया, बट क्या आप उस पोजीशन में थे भी कि आप कभी आ भी पाओगे उधर तक? ये चीज लोगों को समझनी चाहिए। टॉटनहम के लिए तो क्या बेइज्जती वाली बात है। एग्जैक्टली। बट हाँ, मतलब हैरी केन का भी एग्जांपल इससे सबसे ज्यादा दिमाग में आता है। कब से वो ट्राई कर रहा था छोड़ने का क्लब को, और अल्टीमेटली करा है, तो ठीक है, बनता है वो चीज़। एंड हाँ यार, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप यू कांट रियली ब्लेम द प्लेयर फॉर लीविंग द क्लब इन दिस सिचुएशन। तो इसमें वही बात आ जाती है कि तुम कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते। बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। बट अगर मैं एक और पॉइंट की बात करूं, विच इज़ ऑल्सो आई थिंक कि ये हम जैसे जैसे अभी फुटबॉल और बढ़ेगा, स्पेशली आफ्टर द कोविड पैंडमिक, हमें ये चीज़ शायद और देखने को मिले। इनफैक्ट नॉट जस्ट इन फुटबॉल, बट हम लोग ये बात क्रिकेट में भी करते हैं कई बार, विच इज़ की इंजरीज और वर्कलोड बहुत बढ़ गया। हाँ। और ऐसे में क्या होता है ना, फिर से वही वाला एंगल आ जाएगा, बिजनेस एंगल वाला। मैं इसमें एग्जांपल दूं अंशु फाटी का। मान लो अंशु फाटी जब आया था स्टार्टिंग में, जब उसने वो मेसी के साथ एक झप्पी लेते फोटो भी ले ली थी और फिर गोल भी मार दिए थे कुछ, कई लोगों को लगा था कि हमारा अगला सुपरस्टार होने वाला है, नंबर 10 की जर्सी दी गई। बट मान लो, मतलब नॉट जस्ट अंशु फाटी, कोई ऐसा प्लेयर आपके पास आया हाइपोथेटिकली, मतलब आई वुड नॉट लाइक टू टेक हिज नेम इन दैट क्वेश्चन। मान लो हाइपोथेटिकली एक XYZ नाम का प्लेयर है जो कि तुम्हें बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, पहले के 1-2 साल बहुत अच्छा खेलता है और बहुत मतलब लॉयल रहता है तुम्हारे साथ, उसका इंटेंशन पूरा वही है कि मुझे अपना करियर यहीं खत्म करना है। बट फिर उसके पास एक करियर चेंजिंग इंजरी आ जाती है और उसके बाद से वो रिकवरी नहीं कर पा रहा उससे, हर 2 महीने में इंजरी हो जा रही है। तो इज ही नॉट अ लायबिलिटी फॉर दैट क्लब नाउ? और फिर क्या क्लब मजबूर नहीं होगा उसको बेचने के लिए, बिकॉज इट इज अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। राइट। ना हम लोग इसमें क्लब को ब्लेम कर सकते हैं और ना ही प्लेयर को ब्लेम कर सकते हैं। प्लेयर की तरफ से इंटेंशन पूरी क्लियर है, वो पूरा लॉयल है, उसकी गलती नहीं है, ऐसे इंजरी हो गई, क्या कर सकता है वो। क्लब की गलती नहीं है, बिकॉज उनको सर्वाइव करना है और वो ऐसी किसी को पाल नहीं सकते विदाउट नो आउटपुट। पैसे वेस्ट हो रहे हैं, वो लीक हो रहा है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो उसको कवर करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बट क्योंकि वर्कलोड इतना बढ़ता जा रहा है, फुटबॉल हम लोग देखते हैं स्पेशली आफ्टर द कोविड पैंडेमिक, कि भाई पहले मुझे लगता था कि यार हफ्ते में यूजुअली वीकेंड्स में मैचेस हुआ करते थे, अब तो मिड वीक और एक वीकेंड पे हर 3-4 दिन में तो मैच हो जाता है। और अभी तो वो सुपर लीग वगैरह की भी लाने की बातें हो रही है, अगर ये सब आने लग गया बाय चांस, तो क्या क्या होने लग जाएगा और प्लेयर्स कैसे सर्वाइव करेंगे। अभी इंटरनेशनल ड्यूटी भी लगने लग जाती है, उसमें भी आप लोग कह रहे हैं कि अच्छा हर साल जो है कोविड के बाद से कोपा अमेरिका भी है, यूरो भी है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना वर्कलोड होगा तो आपकी इंजरीज भी नेचुरली बढ़ेंगी और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इंजरीज के बढ़ने का, उतना ज़्यादा आपको कम टाइम मिलेगा हील होने का। और वो स्कार टिश्यू एक टाइम के बाद हील होना बंद हो जाता है। राइट। तो फिर आपकी ऐसी इंजरीज होती हैं जो कि नॉन हीलेबल हो जाती हैं टाइम के बाद, नॉन रिकवरेबल हो जाती हैं। तो ऐसे कई सारे केसेस हो सकता है हमें फ्यूचर में देखने को मिले, जहाँ पे प्लेयर की इंटेंशन पूरी सेट है, क्लब की इंटेंशन पूरी सेट है, लेकिन एक ऐसी करियर चेंजिंग इंजरी आ गई जिसकी वजह से उसको बेचना पड़े। तो इसमें तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बट ऑन पेपर ही विल नॉट बी अ वन क्लब लेजेंड। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आई थिंक हम लोग फाइनली जनरेशन को कॉल आउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ऐसे सॉर्ट ऑफ पूरी जनरेशन को कॉल आउट नहीं किया। बट जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ अबाउट फैंस और मीडिया प्रेशर जो होता है किसी प्लेयर पे। नाउ आई डू थिंक कि इस चीज़ को रिसीव करने के चक्कर में जो बेसिक पर्सपेक्टिव है एक प्लेयर का, वो चेंज हुआ है ओवर टाइम। जैसे हम पहले प्लेयर्स देखते थे, रियो फर्डिनेंड ले लो, गैरी नेविल ले लो, पॉल स्कोल्स ले लो, या फिर रोनाल्डो ले लें हम लोग, बेंजेमा ले लें, मेसी ले लें। एक जो उस टाइम पे इन टाइप के प्लेयर्स के पास जो एबिलिटी होती थी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर एंड टू रिसीव क्रिटिसिज्म एज वेल।
आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, आपको फैंस, चलो मेसी को तो उस टाइम पे बार्सिलोना ने कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा करा नहीं, बट अगर हम रोनाल्डो बेंजेमा की बात करें, ये तो अपने स्टेडियम में बू रखे हैं भाई, उसके बाद भी दे हैड द मेंटालिटी टू प्रूव देमसेल्व्स अगेन। चाहे कितने भी आपने प्रूफ करा, अगर आपके फैंस बू करे, उसके बाद भी आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इस चीज़ मैं भाग रहा हूँ इस सिचुएशन से। आपके दिमाग में है मैं कि वापस अपनी रिस्पेक्ट कैसे ला सकता हूँ सबकी आंखों में। ये चीज़ आई डू थिंक कि चेंज हुई है ओवर जनरेशन, एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं कुछ प्लेयर्स का नाम लूँ यहाँ पे, अगर हम लोग जॉ फिलिक्स को देख लें, कुछ सिचुएशन आई नहीं एथलेटिको छोड़नी है, प्रूफ करो यहाँ पे। मैं जानता हूँ कि एथलेटिको में एकदम आइडियल सर्कमस्टेंसेस नहीं है फॉर दैट प्लेयर टू प्रूव हिमसेल्फ, क्योंकि एकदम अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले है नहीं वहाँ का। बट ग्रीजमैन ने क्या वहाँ पे अपने आपको परफॉर्म नहीं करा, प्रूव नहीं किया। जॉ फिलिक्स क्यों नहीं कर पा रहा वहाँ पे? आप तो और बच्चे हो, अभी तो छोटे हो उससे, आपको तो और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। वो गए जाता है चेल्सी में परफॉर्म नहीं कर पाता। लुकाकू की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मेसन माउंट की हम लोग बात कर रहे हैं, चेल्सी में बंदा प्रूव नहीं कर पाया अपने आप को। मतलब एक टाइम तक काफ़ी अच्छा प्लेयर था, पर 2-3 सीजन गंदे गए, उसके बाद यूनाइटेड चला गया। हैवर्ट्स की बात करें, आया चैंपियंस लीग जीता, बहुत अच्छा प्रूव नहीं कर पाया अपने आप को, बाद में आर्सेनल चला गया। और आर्सेनल यूनाइटेड तो आपके डायरेक्ट राइवल्स हैं, आप वहाँ पे जा रहे हो इस चीज़ के बाद। बट हाउ डू यू से कि इसमें फैंस और मीडिया का प्रेशर है? फैंस और मीडिया का प्रेशर तो क्लब पे होगा ना? नहीं, क्लब पे होगा, आई वोंट से, मतलब जैसे अगर एक कोई प्लेयर होता है, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसे इन जनरल स्टेडियम में भी क्रिटिसिज्म मिलता है एंड सोशल मीडिया पे भी मिलने लग जाता है। एंड इस डे एंड एज में आई डू थिंक कि यहाँ पे, जैसे हमने कई बार ये भी सुना है कि सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी प्लेयर्स हैव गॉन इनटू डिप्रेशन, एंड उन्हें, मतलब मैं इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं कर सकता उनकी गलती, क्योंकि इस डे और एज में इट इज़ वेरी नेचुरल कि आप इन सब चीज़ों से अफेक्ट हो गए। इतनी ज़्यादा अटेंशन आपको नेगेटिविटी इस एज में मिल रही है, नेगेटिविटी मिल रही है। एंड कई बार जो प्लेयर्स हैं वो अपने आप को एक क्लब से ऊंचा भी इसलिए समझने लग जाते हैं क्योंकि आपको बहुत ही छोटी एज में बहुत ज़्यादा टेंशन मिल गई। आप 18-19 साल के हुए नहीं, आपके 1 मिलियन सोशल मीडिया फॉलोअर्स हो गए, तो आप यू काइंड ऑफ, इट इज़ वेरी नेचुरल कि आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील करने लग जाओ, ज़्यादा सोचने लग जाओ अपने बारे में। दैट इज़ वाई वी सी कि जब ये प्लेयर्स इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, फिर ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर वही फैन उनको घर आते हैं, तो दे, मतलब बहुत दुखियारी सिचुएशन हो जाती है इनकी, तो ईगो पे लेके कई बार छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक कि इस चीज़ में स्पेसिफिकली इस जनरेशन के प्लेयर्स को हम लोग कॉल आउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये सिर्फ मेरा पॉइंट नहीं, यहाँ पे प्लेयर्स लाइक रोनाल्डो जो कि इतने साल से खेलते आ रहे हैं, उनने भी ये चीज़ कही है कि इस डे एंड एज में जो भी यंग प्लेयर्स हैं वो क्रिटिसिज्म ले नहीं सकते। एक सीनियर प्लेयर अगर कुछ कह रहा है वो सुनेंगे नहीं इस चीज़ को, मतलब वो सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, एक तरफ से निकाल देंगे। दे आर नॉट विलिंग टू इम्प्रूव अपॉन इट। सो यहाँ पे नॉट जस्ट सेइंग दिस माई सेल्फ, बट इवन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स लाइक रोनाल्डो हैव सेड दिस, एंड इन जनरल ये होता आया है, एंड आई थिंक ये बढ़ता ही जाएगा। मतलब हाँ यार, आई थिंक कि जैसे कि रोनाल्डो का भी हमने एग्जांपल लिया, मैंने ये कई बार क्रिकेट में भी देखा है, बिकॉज मैं भी क्रिकेट को बहुत डीपली फॉलो करता हूँ। तो मैंने ये सुना है कि ड्रेसिंग रूम का भी जो माहौल होता है ना, जो जितना कैजुअल अप्रोच होता है बिटवीन अ सीनियर एंड अ जूनियर, राइट, वो काफी बढ़ गया है। पहले मतलब वो सेंस होता दिमाग में कि यार मैंने इस बंदे को बड़े होते हुए देखा है, मतलब मैं जब खुद बड़ा हूँ तो मैंने इसको खेलते हुए देखा है कि ये मेरा आइडियल रहा, और अब मैं इसके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ अपना जो स्टेज है, जो प्लेटफॉर्म है। तो मैं इस इंसान से जितना सीख सकता हूँ उतना कम है भाई मेरे लिए तो। बट अब थोड़ा वो चीज़ कैजुअल होती जा रही है शायद। हाँ, ये जनरेशनल कर्स है शायद, जनरेशन कर्स है। यहाँ पे एक बहुत तगड़ी स्टोरी है मेरे पास, क्योंकि मैंने रोनाल्डो का ये बहुत क्लोजली फॉलो किया है। 2006 वर्ल्ड कप सबको याद होगा, उस टाइम पे इंग्लैंड और पोर्चुगल का मैच होता है, वहाँ पे रूनी को रेड कार्ड मिलता है, एंड वो सॉर्ट ऑफ इसलिए भी मिला था क्योंकि रोनाल्डो एकदम से आता है वहाँ पे एंड कुछ रेफरी को टेम्प्ट करता है कि इसको रेड कार्ड दो। उस टाइम पे उनके बीच में लड़ाई होती है, एंड मतलब अकॉर्डिंग टू रोनाल्डो एंड बोथ, मतलब दोनों रूनी एंड रोनाल्डो दोनों ये चीज़ कही है कि बाद में इट वाज जस्ट ऑन द पिच, वी बोथ अंडरस्टैंड कि दे काइंड ऑफ हैड टू डिफेंड देयर कलर्स उस टाइम पे, एंड बाद में बात होती है उनकी फ़ोन कॉल पे एंड नॉर्मल हो जाता है सब चीज़ें। राइट, ही कम्स बैक फॉर द सीजन। यूनाइटेड के हर प्री सीजन गेम में, स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में, काफ़ी गेम्स में, हर मैच में रोनाल्डो के जैसी बॉल आई है, एंड मैंने खुद चीज़ ही देखी है क्योंकि मैंने कुछ मैचेस देखे उस टाइम के वापस। उस टाइम पे उसको जैसी बॉल आती है, जैसी टच लेता है, उसको पूरा स्टेडियम बू करता है, चाहे वो ओल्ड ट्रैफर्ड हो, इंग्लैंड के हर स्टेडियम में उसे बू किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लैंड के साथ मैच था और उसने ये चीज़ करी, एंड रोनी उस टाइम पे उनका मेन प्लेयर था। हर स्टेडियम में उसे बू किया जाता है, एंड उस टाइम पे उसके दिमाग में भी ये चीज़ आई होगी। मेरे को लगता है कि किसी प्लेयर के दिमाग में ये चीज़ कैसे नहीं आ सकती कि आई हैव टू गो भाई, यहाँ तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है, मेरे को सिर्फ हर स्टेडियम में बू किया जा रहा है भाई, जैसी मैं टच थी ना मेरे को बू किया जा रहा है, डिस्पाइट हिम स्कोरिंग मेनी गोल्स। बट उस टाइम पे ही कंसल्टेड विद सर एलेक्स फर्गसन। सर एलेक्स ने भी उससे यही कहा
कि अपने इम्प्रूव करते जाओ, अपने गेम पे ध्यान देते जाओ और ये अल्टीमेटली चीज़ चली जाएगी. ही गोज ऑन टू इम्प्रूव द सिचुएशन एंड वहाँ पे जाके यूनाइटेड का लेजेंड बनता है. सो क्या हम लोग इस मोमेंट में, इस टाइम पे किसी यंगस्टर से कैन वी रियली एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ अ कम बैक मेंटालिटी? मतलब आई नो कि मैं सारी जनरेशन को नहीं बोलूँगा क्योंकि आई नो काफ़ी प्लेयर्स में चीज़ होगी, बट आई डू थिंक कि दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी रेयर नाउ. Also the fact कि there are too many options available right now. राइट. टू मेनी और ऑप्शंस. काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव से तुम अपने करियर को शेप कर सकते हो, बी इट ऑन द बेसिस ऑफ पैशन और बी इट ऑन द बेसिस ऑफ मनी, लाइक वी सी इन सऊदी प्रो लीग. हाँ. तो देयर आर जस्ट टू मेनी इंसेंटिव्स एंड टू मेनी ऑप्शंस अवेलेबल एट द कस्प ऑफ जस्ट अ क्लिक. तो तुम क्या मतलब तुम्हें बस एक बार हाँ बोलना है अपने मैनेजर को. मैनेजर कह रहा हूँ अपने जो आपका क्या मैनेजर ही कहते हैं ना उसको, किसको? जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाता है. हाँ. बहुत से पर्सनल मैनेजर, एजेंट होता है. तो आप लोगों को एजेंट को हाँ करना है बस एक बार. और उसने जब साइन कर दी डील, भाई तुम्हें कुछ नहीं, बस जहाँ पे कंट्री पे जाके खेलो, हर चीज़ इतनी एक्सेसिबल है, एयरप्लेन है, तुम्हें जो करना है करो, कुछ टाइम बाद वापस आ जाओ. 2-3 साल ऐसे एक टॉप लीग में खेल लोगे तो तुम्हारी लाइफ में मतलब पैसों की तो कमी नहीं होनी चाहिए. तो हाँ मतलब यार, और ऑल्सो फैक्ट कि आपको इतनी अटेंशन मिल जा रही इतनी जल्दी, तो शायद आपके में वो डिज़ायर वैसे भी कम हो जाए. हाँ. क्योंकि जब आपके पास पैसा भी है, अटेंशन भी है, हर चीज़ है ना इतनी कम उम्र में, तब आपका असली वो टेस्ट ऑफ पैशन होता है. एग्जैक्टली. हाँ. और ये चीज़ पहले आपको अर्न करनी पड़ती थी, अब ये चीज़ रिलेटिवली ईजी हो गई है. हाँ. तो अब आपका असली क्वेश्चन आता है कि क्या आप सही में इतना प्यार करते हैं फुटबॉल से. वहाँ पे वो चीज़ आती है. राइट. पहले ये चीज़ आई थिंक रिलेटिवली इन मिड 20s, मतलब अगर मैं स्पोर्ट्स के हिसाब से बात करूँ तो मिड 20s लेट 20s तक आप पीक करने लग जाते हो. तो ऑल्दो मतलब वैसे किसी और करियर की बात करें जाए तो इट इज़ टू अर्ली, बट आई थिंक फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह जितने भी स्पोर्ट्स हैं, इनमें तुम यूजुअली लेट 20s तक अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई ऑफर आता है, तब तुम ये कॉन्टेम्पलेट करते हो कि अच्छा मुझे यहाँ से अपना करियर कहाँ लेके जाना है. डू आई स्टिल वांट टू बी एट द टॉप, या फिर अब मैं अपना पैशन को छोड़ के अपना लाइफ सेट करूँ. बट आई थिंक वो ऑप्शन अब और जल्दी अवेलेबल है. अर्ली 20s में अवेलेबल है वो चीज़. और तब आपका वो क्वेश्चन अबाउट क्वेश्चन ऑन द लव फॉर स्पोर्ट वो आता है. तो हाँ आई थिंक यही रीजंस है. एंड टू सम इट अप, टू कंक्लूड ऑल ऑफ दिस, डू यू थिंक इसमें कोई चेंज हो सकता है, या फिर इन फ्यूचर हम लोग को हार्डली कोई, शायद पॉसिबली हमें अब एक भी कोई वन क्लब लेजेंड अफेयर देखने को ना मिले? मतलब एज मच एज आई हेट टू से दिस, बट आई थिंक ये सिचुएशन अल्टीमेटली हमारे पर्सपेक्टिव से, फैंस के पर्सपेक्टिव से, प्लेयर्स के तो चलो अच्छा है कि उन्हें और पैसा मिलेगा, बट हमारे आई थिंक मेरे हिसाब से ये चीज़ वर्स होने वाली है. क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस में आई थिंक कि बहुत ज़्यादा जो फैक्टर है जिसने इस चीज़ को बढ़ावा दिया वो सोशल मीडिया है ही है. एंड आई डोंट थिंक कि सोशल मीडिया का जो यूसेज जो है वो कम होने वाला है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में. आई थिंक ज़्यादा ही बढ़ने वाली है चीज़. एंड जब सऊदी प्रो लीग जैसे टाइप की लीग्स आ रही हैं, अभी सऊदी लीग है, क्या पता अभी डिट्टो सेम चीज़ कतर कर दे भाई अपनी लीग में. कतर के पास भी अंधा पैसा, वो भी क्या पता अपनी एक लीग. काश इंडिया भी कर दे. इंडिया के भाई क्या, इंडिया कर दे तो मज़ा आ जाए. इंडिया तो करे भाई, सपोर्ट करेंगे पूरा उस चीज़ को. बट हाँ, क्योंकि अगर ऐसी और लीग्स आती हैं तो आई थिंक और ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है उन सब के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फेमस होना है, सेकंड ऑफ ऑल पैसा कमाना. मतलब ज़्यादा पैसा कमाना, पैसा तो चलो वैसे भी कमा रहे हैं, बट ज़्यादा पैसा कमाना ज़्यादा ईजी होने वाला है. तो इन माई ओपिनियन दिस सिचुएशन इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स. मतलब आई विल एग्री विद दिस. इवन आई फील कि शायद, और यहाँ पे आई एम वेरी स्पेसिफिक विद माई वर्ड्स, आई मीन वन क्लब लेजेंड. हाँ. सिर्फ वन क्लब प्लेयर नहीं. ऐसा नहीं कि तुम एक मीडियोकर प्लेयर हो लेकिन तुम पूरे टाइम तक वहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं आपके पास कहीं और जाने का. दैट डजंट रियली काउंट. आई मीन वन क्लब लेजेंड. वो क्या हमें देखने को मिलेगा, आई थिंक बहुत कम होने वाला है गोइंग इनटू द फ्यूचर. नेक्स्ट टू मे बी इम्पॉसिबल. बट भाई देन अगेन हु आर वी टू से, क्या पता कुछ ऐसा चेंज है ट्रेंड में. क्या पता सऊदी इतना पैसा दे रहा हो कि वो मेन लीग भी बन जाए और प्लेयर्स के लिए भी इतना पैसा हो कि उन्हें कहीं और जाने का मन ही ना करें. तो ऑल्दो मोटिव कुछ और है वहाँ पे पैसों का, बट आप बाय डिफॉल्ट आप वन क्लब लेजेंड बन गए. तो यू नेवर नो भाई. यहाँ पे काफ़ी सारे आई थिंक साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, जिसको अगर हम लोग ब्रेक डाउन करने बैठ जाए तो वो 1 घंटे का अलग डिस्कशन है कि तुम्हारा एक्चुअली में इंसेंटिव और मोटिव क्या है दिमाग में यहाँ पे रुकने का. ऑन पेपर तो वन क्लब लेजेंड बन गए. तो वहीं पे आई थिंक मैं एंड भी इसी नोट पे करूँगा जिससे हमने स्टार्ट किया था, कि मेक श्योर आप लॉयल्टी और वन क्लब लेजेंड में कंफ्यूज ना हो. लॉयल्टी होगी तो आप इट्स अ लाइक प्री रिक्विजिट टू बिकम अ वन क्लब लेजेंड, बट इट्स नॉट अ गारंटी कि आप फिर भी वन क्लब लेजेंड हो. जो चीज़ आपको पेपर बेचती है जरूरी नहीं कि वो एक्चुअली में सही भी हो. एग्जैक्टली. बट ठीक है भाई, इससे हम लोग डिस्कशन एंड करते हैं. एंड जो लोग भी अभी तक देख रहे थे वीडियो, भाई ऑब्वियसली लाइक कर दो वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को. बाकी जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है वो भी आपको यहीं पे दिख भी जाएंगे. एंड जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी चाहिए जो हमारे ओपिनियन में वो ये है, तो मेक श्योर टू चेक दैट आउट ऑल्सो.